टेस्ट के लिए वो करके आए होगे तुम है ना आज? अभी मैं जो हमने पहले पढ़ा है लिविंग वर्ल्ड, तो हालांकि चलो उसको तो आज प्रैप करके आए होगे आप। मैं पूछूंगा थोड़े से कुछ क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। ठीक है? जिसे मैं पूछूंगा वो जवाब देगा सिर्फ। सब नहीं बोलना है। सबको नहीं बोलना है। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ। चलो लिविंग वर्ल्ड से, लिविंग वर्ल्ड सबने रिवाइज किया है ना? है ना? हाँ। मुझे ये बताओ, लिखने से क्या, चलो वैसे ही ठीक है। तुम बताना। खड़े हो जाओ। ये बताओ, बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन किया जाता है और हम उसमें नेमिंग करते हैं ना, बायोलॉजिकल नेम देते हैं हम उनको, साइंटिफिक नेम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो किस लैंग्वेज में होता है? चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ दो। लैटिन या फिर या इटैलिक में। सर इटैलिक में उसको प्रिंट करते हैं अगर वो प्रिंट हो रहा है। लेकिन नाम उसका लैटिन लैंग्वेज में। ठीक है, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। इसका मतलब ये है कि थोड़ा तुमने मैंने क्वेश्चन जो भेजे हुए थे शायद देखे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन था उसमें। ये क्वेश्चन था उसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, अगर मतलब ध्यान में ना रखा जाए तो। ठीक है, अच्छा। चलो तुम खड़े हो जाओ। मुझे बताओ। हमारे मैंने लिखा है यहाँ पे, ये एक स्पीसीज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं तो, है ना? समझ रहे हो ना? स्पीसीज। और एक है मेरे पास होमोसेपियंस। इन दोनों में से मुझे बताओ कौन कैटेगरी है या रैंक है, और कौन टैक्सा है, टैक्सोन है। लिविंग वर्ड पढ़ गया तुम, रिवाइज कर गया, टेस्ट भी है। तो ऐसे उम्मीद नहीं की जा सकती। मैंने बताया था ये, बताया था ना मैंने। कैटेगरी में डिफरेंस और टैक्सोन टैक्सा में डिफरेंस बताया था ना। अरे एग्जाम्पल भी तुम ही तो बैठे थे यहाँ पे एक दिन कुर्सी पे, मैंने कुर्सी वाला एग्जाम्पल लिया था। मतलब रिवाइज नहीं किया तुमने। हम्म। लिंक नहीं कर पाएगा ये स्पीसीज ये वाली। ऐसा कुछ लिखा हुआ देखा है क्या तुमने? सॉरी, यहाँ पे पी छोड़ गया है। ऐसा, ये वाला स्पीसीज है, ये वाला। और ये एक नाम है कोई, मुझे नहीं पता फिलहाल क्या नाम है ये। बस ये तुम्हें बताना है क्या है क्या नहीं। इतना टाइम नहीं है, जल्दी बताओ यार, क्लास भी स्टार्ट करनी है हमें। तो बताएंगे। नहीं, और ये क्या है फिर ये वाली? मैंने पूछा है इनमें से किसको हम रैंक नाम देंगे, रैंक या कैटेगरी। कैटेगरी या और मतलब इसमें से कौन सी तो रैंक है, और कौन सा इसमें से टैक्सोन है या टैक्सा है। टैक्सोन या टैक्सा। और मैंने पीछे क्या किया था, क्या एक्सप्लेन किया था उससे पहले? अच्छा वैसे टैक्सोन अगर मैं बता दूंगा फिर तो तुम बता ही दोगे, फिर तो डेफिनेशन सी हो जाएगी वो। भाई हिंदी में टैक्सोन को क्या कहेंगे? अच्छा यार ये क्या ना, उसे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी सेम ही वर्ड यूज कर लेते हैं उसके लिए। पता नहीं है, डिवाइड नहीं किया। क्यों? हम्म। क्यों है भाई, ये लिविंग वर्ल्ड का पार्ट नहीं है क्या? दुश्मनी है कुछ इससे? इसे बाहर रखना चाहेगा तुम लिविंग वर्ल्ड से? फिर ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये कंफ्यूजिंग था क्या? फिर चलो बैठ जाओ। मैं फिलहाल बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। बाकी अगर कल से ऐसा हुआ ना, तो बेइज्जती घनी बेइज्जती करूंगा, तुम यहाँ आने से भी डरोगे। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ लेकिन कि इसमें से कौन सी कैटेगरी कैटेगरी है और कौन सा टैक्स जोन है। हाँ।
हाँ, मैंने बताया था ना कि हमारी गिनी चुनी कैटेगरीज हैं। 7 कैटेगरीज है, हमने नाम दिया था अब तक। हालांकि हमने जो मेन्यू पढ़ा था उसे भूल जाओ। जो मेन है फिलहाल हमारी, ये 7 कैटेगरी है हमारी। मैंने ये तो बोला था ना। तो उसका तो तुम्हें आंख बंद करके पता होना चाहिए भाई। स्पीसीज किंगडम, ये तो तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं था। सर ये तो मुझे याद है, सर ये साथ में। तो बताया क्यों? कमाल की बात है, क्वेश्चन क्या पूछा मैंने? स्पीशीज तो याद है सर मेरे, इसके ऊपर। देखो, तुम कंफ्यूज पता किस चीज में हो रहे, कि क्योंकि हम होमो सैपियंस को भी स्पीसीज बोलते हैं। लेकिन देखो सुनो, जो ये स्पीसीज नाम दे रहे हैं हम, ये है एक रैंक। ये कोई लिविंग थिंग नहीं है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। इसके अंदर ठीक है। लेकिन जो ये पूरा नाम है है। होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, तुम होमोसेपियंस हो नहीं हो? क्या तुम लिविंग हो नहीं हो? तो बस फिर ये पूछा मैंने कि हाँ, जो एक ये स्पीसीज है, मगर किसी का नाम दे रहे हैं हम, और हम मतलब हमने किसी स्पीसीज का नाम लिख दिया, तो वो लिविंग थिंग है, ये ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। लेकिन जो स्पीसीज ये वाली है, ये सिर्फ एक नाम है, ना कि कोई ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था भाई। एक कुर्सी है, कुर्सी नॉन लिविंग थिंग है। कुर्सी एक सिर्फ चीज है, लेकिन जो उस पे बैठने वाला है वो कौन है? लिविंग है, जो कि तुम हो। वो टैक्सोन है, टैक्सा है। ठीक है, समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैंने? अच्छा, टैक्सोन टैक्सा में अंतर पता है ना? ऐसा मतलब ये क्या टेंशन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनको डिफाइन करो, या मुझे बताओ कैसे कैसे इसको जस्टिफाई करोगे, टैक्सोन कैसे और टैक्सा कैसे? पता है किसी को? मैंने बताया था। और वो वेजिटेरियन की गाना हमने ऐसे बोलेंगे टैक्स होंगे टैक्स है थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो शायद। सिर्फ एक रूम में ऐसे आगे एक में सारे प्लांट्स आ टैक्स है उनको बंद कर देते हैं। नहीं, अगर मैं, चलो एक मिनट, मुझे बताओ, मान लिया होमोसेपियंस है। ठीक है, ये होमोसेपियंस लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मैं अगर इसे इसमें पूछूं कि ये टैक्सा है या टैक्सोन? टैक्सोन कैसे? सही होमोसेपियन क्या है इसको अलग अलग लिखते हैं मैं समझ। टैक्स हम्म। तब भी टैक्सोन ही है ये। टैक्सोन हम किसे बोलते हैं? देखो मैं बता रहा हूँ। सिट डाउन। वेरी गुड। बहुत अच्छा बता आपने अब तक तो। देखो, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं ना किसी एक ऑर्गेनिज्म की, या किसी एक ग्रुप की, होमोसेपियंस एक ग्रुप है ना, ये एक ग्रुप है ना, इंसानों का एक ग्रुप है, लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है। तो जो टैक्सा है, देखो, टैक्सा हम तब बात करेंगे अगर कोई एक ही बंदा है। कोई एक ही बंदा है, जैसे होमोसेपियंस है यहाँ पे, वो एक ही बंदा है ना, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। अगर मैं इसके साथ बोल दूं ना यहाँ पे डॉग, डॉग भी मैंने ले लिया है। अब दो बंदे हो गए ये, दो बंदे हो गए ना। अब मैं यहाँ पे टैक्स जोन वर्ड यूज नहीं करने का। अब मैं यहाँ ये ग्रुप बन गया ना, ये पूरा दोनों का दो दो बंदों का ग्रुप बन गया ना। अब मैं इसको बोलूंगा कि इसमें दो टैक्सा है। क्या है? दो टैक्सा। एक टैक्सा ये, एक टैक्सा ये। मैं ऐसे बोलूंगा। लेकिन अगर एक है, खाली सिंगल है, अगर मैं होमोसेपियंस पूछूं बस, वो क्या हो जाएगा? टैक्सोन। अगर मैं डॉग पूछूं बस, ये क्या हो जाएगा? टैक्सोन। ये याद रखना है बस। इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं है। समझ आया कुछ? समझ आ गया नहीं? अगर हम एक बारी में ही एक सेंटेंस में दो चीजों को पढ़ रहे हैं, भाई होमोसेपियंस और डॉग, तो हम टैक्स द वर्ड यूज करेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे दो चीजें आ गई, प्लूरल आ गया यहाँ पे वर्ड। लेकिन अगर हम सिंगल की बात कर रहे हैं ना, कोई भी, मान लिया मैंने पूछा सिर्फ कैट, तो आप जो कैट बोलोगे ना, कैट का हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे, तो वो एक टैक्स जोन हो जाएगा, क्योंकि सिंगल वर्ड है, सिंगल इंडिविजुअल है। ठीक है, समझ आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? क्वेश्चन आ जाता है इससे इससे कि अ, चलो मैं क्वेश्चन इसमें बताऊंगा आपको बाद में, मतलब कल कल मैं क्वेश्चन बना के लाऊंगा इसके एक दो। मतलब जैसे टाइप के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछ ले जाते हैं कि आपको दे देगा वहां पे किंगडम, और फिर किसी ऑर्गेनिज्म का नाम दे देगा। फिर उसमें ये पूछा जाएगा कि कौन सी कैटेगरी है, टैक्सा कौन सा है, और लेवल क्या है टैक्सा का। टैक्सा का लेवल क्या है? टैक्सा का लेवल का मतलब, चलो मैं बता रहा हूँ। देखो, जैसे मैंने लिया है, बताया मैंने कुछ इसका। एनिमल किंगडम तो पढ़ चुके हो ना, है ना? वहां पे मैंने पढ़ाया होगा आपको, इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट। एनिमल किंगडम में मैम ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया? वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट।
तो ये क्या है? मैमेलिया, ये पढ़ा है मैम ने। अगर मैम ने ये नहीं पढ़ा होगा ना, तो मैं मैम की गलती नहीं निकाल रहा हूँ, तुम्हारी गलती है ये। मैम ने पढ़ाया होगा, क्योंकि ये चीज तो इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। पढ़ा है मैमेलिया। कौन कौन थे मैम की क्लास में? है तो है। तुम्हें आता है क्या? चैप्टर में तो हो गई, सिंपल सी बात है। मैं पूछ रहा हूँ, मैम ने तुम्हें पढ़ाया नहीं पढ़ाया? लेकिन आप थे नहीं क्लास में ना? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मैं यहाँ पे लेवल बताना चाह रहा हूँ, देखो ये मैं मिली, हालांकि मैंने तो इसमें यहाँ पे पढ़ाया था लिविंग वर्ल्ड में। लिविंग वर्ल्ड में मैंने एग्जांपल नहीं दिया था क्या, और मैंने एक चार्ट भी बनाया हुआ है उसमें, अगर देखा हो किसी ने। मैंने ग्रुपिंग की हुई है एनिमल्स की। देखो खोल के, अगर किसी ने नोट्स बनाए हो तो। मैंने नोट्स जो ग्रुप में भेजे थे उनमें था वो। जो मैंने नोट्स भेजे थे ना, उनमें था वो। सीरियस सीरियस बताओ, अच्छा मुझे, वे नोट्स देखे किस किस ने थे? नोट भी किए थे वो चीज। हाँ। हाँ, तो उसमें जो टेबल बनाई हुई है ना मैंने पूरी, एक पूरा मतलब एक ऐसे ग्राफ सा बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट सा बनाया हुआ है ना। उसमें देखो, उसमें है मेमेलिया कहीं लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। तो देख, और ही तुम्हें याद नहीं है, कमाल की बात। मैं तो चलो एनिमल किंगडम की बात कर रहा, तुम्हें तो यहीं पे लिविंग वर्ल्ड में याद होना चाहिए। आज टेस्ट भी है, क्या पता टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता इससे, और आ जाएगा क्या पता। तो मेमेलिया एक अच्छा, मेमेलिया क्या है, कौन सी, हम इसको बोलेगा कौन सी कैटेगरी है ये? किंगडम, क्लासिफिक, क्लास, फाइलम, क्या है ये? क्लास। ये क्या है? क्लास। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्राइमेट, प्राइमेटा, ये कौन सी कैटेगरी होगी? अपने आप में टैक्स जोन है ये, लिविंग वर्ल्ड है भाई, मेमेलिया है, मेमेलिया एक लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है नहीं? है ना, अपने आप में तो है ये, मैं कह रहा हूँ किस कैटेगरी में रखा गया है इनको? मेमेलिया क्लास है ना, प्राइमेटा ऑर्डर है। तो क्या मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि डिफरेंट टैक्स जोन एट डिफरेंट लेवल? समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? भाई ये एक अलग से टैक्स जोन हो गया अपना, एक अलग से टैक्स जोन हो गया ना मेमेलिया, ये एक अलग से टैक्स जोन होगा प्राइमेटा, हो गया ना? समझ रहे हो ना? अब क्लास एक अलग कैटेगरी है, क्लास एक अलग कैटेगरी है ना, और ऑर्डर भी एक अलग कैटेगरी है, ऑर्डर भी एक अलग कैटेगरी है ना, और अलग अलग लेवल पे है भाई, क्लास बड़ी कैटेगरी है और ऑर्डर छोटी कैटेगरी है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेमेलिया एक अलग अलग कैटेगरी में, मतलब एक बड़ी कैटेगरी है, और प्राइमेट एक छोटी कैटेगरी है, ये बोल सकता हूँ ना मैं? तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे डिफरेंट टैक्स जोन है ये, मेमेलिया एक अलग डिफरेंट टैक्स जोन भी होगा ये, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड का ग्रुप है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, प्राइमेटा भी एक अलग से ग्रुप है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है ना? और कमाल की बात, एक क्लास है इनमें से, एक ऑर्डर है, यानी कि कैटेगरी वाइज देखा जाए तो लेवल भी इनका डिफरेंट है ना? समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? तो हम इसे यहाँ बोल सकते हैं कि डिफरेंट टैक्स जोन एट डिफरेंट लेवल। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। चलो हम उसके डिस्कशन, मतलब मैं क्वेश्चन कल लेके आऊंगा दो तीन ऐसे क्वेश्चन, तो वो तुम्हें पता चल जाएगा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल क्योंकि हमें चैप्टर स्टार्ट भी करना है, नया वाला कह रहा हूँ, उसे कंटिन्यू करना है आगे। चैप्टर का नाम तो नहीं किया जाएगा रिकॉर्डिंग में। अभी एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा मैं, जिन जिनको मैंने नहीं पूछा अब तक। आज कौन सा लेक्चर है हमारा, बताओ? नहीं यार, देख चल तो जाई। हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ चल तो जाई। हाँ, ये फोर्थ है आज। नहीं, वो एक 28 का छुट्टी नहीं थी क्या, हॉलीडे? हम्म। चलो तुम खड़े हो जाओ।
मतलब ये रिवाइज किया है ना, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन जो हम पिछले पीछे करते हुए आए हुए हैं। मुझे किसी कीमोटोट्रोफिक बैक्टीरिया का नाम बताओ। कीमोटोट्रोफिक पढ़ा है ना, या नया नया सुना आज? पढ़ा ना पहले? सोचो फिर बताओ। अब से डेली मैं बता रहा हूँ सबको, हाँ ये अनाउंस कर रहा हूँ मैं, आज से मतलब नेक्स्ट जितनी भी हमारी क्लासेज होने वाली हैं, हम शुरू के स्टार्टिंग मतलब क्लास के स्टार्टिंग में 15 से 20 मिनट क्वेश्चनिंग करेंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगा हर एक बंदे को उठा करके, और कहीं से भी जितना हमने रिवाइज किया है ना अब तक, मतलब जितना हमने पढ़ा है ना अब तक, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मैं किसी को भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। और जो रिवाइज करके नहीं आएगा, मैं उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि उसे क्या पनिश करना है। ठीक है? तो अच्छे से रिवाइज करके आना है सबको। 15 से 20 मिनट डेली। डाउट सेशन मान के चल लो या क्वेश्चन सेशन मान के चल लो, ये चलेगा हमारा आज से। ठीक है? ताकि चीजें तुम रिवाइज भी करो और अच्छे से तुम्हारे याद भी रहे सारी चीजें। बताओ। पढ़ा है नहीं? अच्छा सबसे बता, रिवाइज किया है? क्यों? इसका मतलब तुम्हारा टीचर पागल है जो तुम्हें डेली डेली कहता है कि मेरी रिवाइज करो, रिवाइज करो। और तो फिर पागल कौन है? टीचर या तुम? रिवाइज क्यों नहीं किया ये तो बताओ, मुझे टाइम नहीं मिलता है तुम्हें घर जाके? फिर? सर पर गेम पे चले गए थे तो फिर? सर हाँ चलो, कल नहीं किया तुमने, हमने कीमोटोट्रोपिक वाला, अच्छा ये कब पढ़ा था? ये तो हमने परसों पढ़ा था ना, परसों से पहले पढ़ा था हालांकि। तो उससे पहले भी तक तुम्हें टाइम नहीं मिला? ऐसे नहीं चलने काम, सच में ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा बिल्कुल। तुम रिवाइज नहीं करने की मैं मेहनत करता रहूंगा, कुछ फायदा ही नहीं होगा ऐसे। रिवाइज करके आना है। आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, फर्स्ट डे है क्योंकि हमारा क्वेश्चन वाला। सिट डाउन। तुम बताओगी? हाँ जी। यही बताना जो मैंने से पूछा क्वेश्चन, क्या पूछा मैंने से क्वेश्चन? कीमोटोट्रोफी का कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है ये, ऐसे ही नहीं पूछ रहा हूँ मैं तुम्हें। यहाँ जो भी क्वेश्चन करे जाएंगे ना, वो सारे क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने उठा करके, और आते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाते हैं, कि भाई कोई बैक्टीरिया है वो क्या काम करेगा, मैच करना है तुम्हें। जब तुम्हें पता ही नहीं होगा, रिवाइज नहीं करोगे, तुम क्या पता रहेगा तुम्हें फिर? ये तो बताओ, एक अगर तुम्हें एक भी ऑप्शन नहीं पता होगा ना, उसी की वजह से पूरा क्वेश्चन, चार चार नंबर तुम्हारे गए, ये समझो। तो इसलिए हर एक चीज, एनसीईआरटी में जो सारी चीजें हैं वो तो तुम्हें सारी आनी चाहिए टिप्स पे, और जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैं करा रहा हूँ वो भी। समझ गए तुम? बताओ। भूल गई? और क्यों? वो तो ठीक है, लेकिन इससे पहले रिवाइज ना करने का रीजन तुम बताओगी? चलो बताओ। नहीं, मैंने पूछा है कि बैक्टीरिया का नाम। आगे एग्जाम्पल पूछो। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल पूछा मैंने, ये बताएंगे मैंने क्या पूछा? बैक्टीरिया पूछा ना मैंने, कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कीमोटोट्रोफ है, उसका एग्जाम्पल बताना है। तुम्हें भी नहीं पता है? ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, कुछ पढ़ा है ऐसा? लेकिन कब ये तो तुम तब याद रहेगा ना जब रिवाइज करोगे, ऐसे थोड़ी याद रहेगा, ऐसा तो टीचर बताते रहेगा तुम्हें। टीचर की मेहनत से क्या होगा? मेहनत किससे करनी पड़ेगी ज्यादा? मेहनत किसे करनी पड़ेगी नीट क्रैक करने के लिए? हम तुम्हें ना, या मुझे करनी पड़ेगी ज्यादा? मैं कितनी मेहनत कर लूंगा, देखो, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, अगर बच्चा ही एफर्ट नहीं लगाने का, तो क्या नीट क्रैक होने की पॉसिबिलिटी है? सीरियस सीरियस बात कर रहा हूँ मैं, देखो, बिल्कुल मजाक से हटके। क्या पॉसिबिलिटी है कुछ ऐसी? क्या टीचर तुम्हारे साथ बैठेगा तुम्हारे तुम्हारी सीट पे कि भाई चलो अब इसका आंसर ही आएगा, ये ऐसा कुछ होगा? टीचर का तुम्हारे साथ सेंटर लगेगा क्या? नहीं ना? तो रिवाइज किसे करना पड़ेगा? तो आज से रिवाइज करके आना है। मैं डेली पूछूंगा सच में, जैसे आज पूछ रहा हूँ ना, सबको ऐसे ही पूछूंगा एक एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी ऐसा पूछूंगा, बहुत बढ़िया वाला। इसलिए कॉन्सेप्ट ध्यान से कर लेना, इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ यहाँ पर, सिट डाउन, सॉरी सॉरी, तुम भी बैठ जाओ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही ना, उससे पूछ लो, दोबारा पूछ लो, सर जी मुझे यहाँ से समझ नहीं आया, ये वाला पार्ट समझ नहीं आया। तो इसलिए क्यों पूछ रहा हूँ मैं, इसलिए तो पूछ रहा हूँ ना भाई, ताकि तुम्हारी क्वेश्चन गलत ना हो, बस। ये मेरा कुछ बेनिफिट है इसमें। मेरा बेनिफिट बस इतना है कि मेरी ज्यादा क्लासेस लग जाएंगी, मुझे तो पैसे कमाने में कर लूंगा, लेकिन मुझे उस चीज से मुझे पैसे नहीं कमाने, मुझे फिक्र है तुम्हारे इसकी, फ्यूचर की। और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पार्ट लाता हूँ एनसीईआरटी से अलग,
क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन आते हैं वहां से। अगर तुम्हें इस चीज का नहीं लग इसे ये नहीं पता है कि भाई क्वेश्चन आते हैं एक्स्ट्रा, तो प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लेना। आज का पेपर देख लेना, लिविंग वर्ल्ड का। आज का पेपर देख लेना। हालांकि मैं बहुत फोन स्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, फिर भी बहुत चीजें तो मैं तुम्हें बताता भी नहीं इस चक्कर में, क्योंकि तुम्हारे फिलहाल लेवल की भी नहीं है वो, तुम्हें समझ भी नहीं आएगी। मैं ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आज से प्रतिज्ञा लो। शपथ लो कि हम रिवाइज करके आएंगे। अपनी मम्मी मम्मी कसम खाओ। मम्मी कसम नहीं तोड़ते ना तुम सब। चलो छोड़ो जोक्स अपार्ट, लेकिन रिवाइज करके आना है। डेली ऐसी क्वेश्चनिंग होगी। ठीक है, आज हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कितना, फोर्थ वाला लेक्चर है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? यू बैक्टीरिया, हमने यू बैक्टीरिया पढ़ लिया। और कौन कौन सी किंगडम पढ़े हमने अब तक? मोनेरा पढ़ा है, और बस हमने मोनेरा पढ़ा है। और मोनेरा में बस हमने यही उनके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखे हैं, आर्की बैक्टीरिया वगैरह। हालांकि मैं सोचा था कल हो जाता वो, लेकिन वो यार बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम रिवाइज नहीं करके आते ना, उससे बहुत दिक्कत होती है। सबसे बड़ी बात यह है, फिर तुम्हें दोबारा समझानी पड़ती है वही चीज, सेम चीज जो मैंने लास्ट टाइम समझाई थी। और ये बहुत बेकार बात है। तो आज हमें पढ़ना है, इससे पहले हाँ, एक जो साइनो हमने कल पढ़ा था ना, यू बैक्टीरिया, उसमें मैंने साइनो बैक्टीरिया पढ़ा था और माइकोप्लाज्मा पढ़ा था, है ना? तो उसमें मैंने एक जगह ये लिख लेना, साइनो बैक्टीरिया में ही एक साइनो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मियम, सॉरी, मैं लिख रहा हूँ चलो यहाँ पे, ट्राइको ट्राइकोडेस्मियम। अच्छा, हाँ हाँ, ये साइनो बैक्टीरिया ही है एक प्रकार का। ट्राइकोडर्मियम, ट्राइकोडेस्मियम, सॉरी, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। अभी क्या करता है पता, देखो इसका एक एक मिनट यहाँ पे लिख जाएगा, ये ई आएगा इसमें। पता है ये क्या करता है? ये एक ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जो क्या होता है, रेडिश कलर का होता है। मतलब इसमें ना एक पिगमेंट पाया जाता है, उसका नाम तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, जो रेड कलर का होता है, जो उसे रेड कलर प्रोवाइड करता है। इतना याद रखना है कि इसमें एक ऐसा पिगमेंट पाया जाता है तो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम जनरली देखते हैं कि उनको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एलगी। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एलगी बोलते हैं ना, क्योंकि उनमें ऐसे पिगमेंट पाए जाते हैं जो उन्हें ब्लूइश और ग्रीनिश कलर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इधर सुन लो। तो क्या इसमें लेकिन क्या होता है, एक रेडिश कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसकी बहुत ज्यादा अमाउंट होती है इसमें। हालांकि इसमें में तो होंगे ही जो साइनोबैक्टीरिया, जो हर एक साइनोबैक्टीरियम पिगमेंट मौजूद है, वे तो सब है इसमें। लेकिन इसमें एक साथ ही साथ एक अलग से पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो उसे रेडिश कलर प्रोवाइड करता है। और जिस वजह से, आपने सुना है ऐसा कुछ, कहीं सुना होगा मूवीज वगैरह में, या कहीं वैसे ही किसी भी बंदे के मुंह से, लाल सागर, लाल सागर सुना है ऐसा कुछ? देखा हो या मूवीज वगैरह में, जिसको हम रेड सी भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये रेड सी में हाईली अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, मतलब बहुत ज्यादा नंबर में रेड सी में प्रेजेंट रहता है। और इसीलिए क्या होता है, देखो मतलब जैसे समुद्र है, ये जैसे कि सी है, ठीक है, तो जो लाल सागर है ना, वो जो लाल सागर है कहीं पे प्रेजेंट है वो, उसकी वो मुझे नहीं पता पहले से क्या है ना, तुम्हें कहीं आना है उसका। तो जो लाल सागर है वो इसीलिए नाम पड़ा है उसका, क्योंकि वो रेडिश कलर है, सारा सारा रेड है ये। मैं से लिख सकते हैं यहाँ पे, सारा रेड है, सारा रेड है ये। और ये रेड किस वजह से है? इस साइनोबैक्टीरिया की वजह से, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। और जो इरिथ्रियम वर्ड यूज करते हैं ना, ये हम यूज ही रेड कलर के लिए यूज करते हैं। जैसे कि तुमने सुना हो ना, आरबीसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, सुना है ना? तो इरिथ्रोसाइट को हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो रेड रेड कलर की होती है, और इसलिए हम उसके लिए इरिथ्रो वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे भी हम इरिथ्रो वर्ड इसलिए ही यूज कर रहे हैं क्योंकि ये इसमें रेड कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, तो जहां भी ये जो लाल सागर है ना, उसमें हर जगह ये प्रेजेंट है हमारे ट्राइकोडेस्मियम। तो इसलिए वो पूरा रेडिश होता है, कंप्लीट रेडिश होता है ये। ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि इसी के मिलता जुलता आज हम अब प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे। वहां पे भी एक ऐसे बंदा पाया जाता है जो रेड करता है, लेकिन डिफरेंस होता है थोड़ा सा।
तो ये लिख लिया ना। आज हम बात करते हैं अब प्रोटिस्टा की, जो कि हमारा सेकंड किंगडम है ना। अब प्रोटिस्टा में जैसे जनरल फीचर्स हमारे होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहला, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। मिलाने क्या था तो मुझे, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना मुझे यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ये बताने की जरूरत है। यूकैरियोट की पहचान है, पता है ना। यूकैरियोटिक सेल की पहचान पता है ना सबको, यूकैरियोट प्रोकैरियोट में क्या डिफरेंस है, ये बताने की जरूरत है ये भी मुझे। हम्म। अरे बोलो। देखो बात है, मुझे ये नहीं मतलब सुनना चाहिए कि सर मुझे नहीं पता, या मुझे जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि सर मेरे याद नहीं है, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था, या मैंने रिवाइज नहीं किया था, मुझे अभी बता दो। यूकैरियोट प्रोकैरियोट में बेसिक डिफरेंस पता है ना। तभी तो आप मोनेरा में और प्रोटिस्टा में डिफरेंस पता कर पाओगे, जब तुम्हें पता होगा कि भाई यूकैरियोट प्रोकैरियोट क्या है। मोनेरा में जो जो इंडिविजुअल आ रहे थे वो प्रोकैरियोट थे, यूकैरियोट प्रोकैरियोट थे ना वे। हाँ तो वे किस तरीके से इनसे डिफरेंट है, देखो। ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर थे, पर सेल के टाइप में फर्क है। ये प्रोकैरियोट थे, ये यूकैरियोट की पहचान पता है, बताना जरा। System and from हम्म। मेम्ब्रेन बाउंड। nuclear अच्छा हाँ ठीक है, और कुछ कॉम्प्लेक्स इस चीज में। प्रोकैरियोट से ज्यादा सेल तो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं कोई। ये देखो उसमें हर एक एक सेल ही, सिंगल सेल ही सारे काम कर रही है, सारे। यूकैरियोट सेल में जो आगे और जैसे हम हैं, जितने एडवांस ऑर्गेनिज्म होते चले गए, चलते गए ना, बढ़ते चले गए, उनमें तो और उसकी सिंप्लिसिटी खत्म होती चली गई, उसने और काम बांटते चले गई वो, ताकि एक सेल पे प्रेशर ना पड़े। और यहाँ पे सारा काम एक ही सेल कर रही है, प्रोकैरियोट में सारा सेल एक ही काम कर रही है, मतलब बैक्टीरिया ही सारे काम कर रहा है, मतलब एक सेल है ना वो। और उसमें ही मतलब लोकोमोशन के लिए भी ऑर्गन ली है, ऑर्गन है, मतलब जैसे कि फ्लैजिला उसमें है, सारे काम वही कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स तो बहुत ज्यादा में होते हैं। और बताओ उसमें, चलो। देखो भाई सिंपल याद रखना है, क्योंकि इसके फीचर भी हैं ये। एक तो यहाँ पे लिखना है, चलो मैं लिखवा ही रहा हूँ। लिखो इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और वो क्या है, यानी कि मेम्ब्रेन, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है सेल में, उसके चारों ओर एक main एक हाँ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होती है, उसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होते हैं इसमें। क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, यानी कि जो तुम पढ़ते हो ना, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेरा नाम सुना है कभी। हाँ तुम ये जो होते हैं ना, ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी कि ये भी क्या होते हैं, इनमें मेम्ब्रेन पाई जाती है अलग से, अपनी खुद की मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं इसमें कि मेम्ब्रेन बाउंड, इनमें ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब ये क्या होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। हम्म। similarly अगर तुम चल फिर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो तुम किसकी हेल्प से जा रहे हो। अगर मान ले मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं अब यहाँ पे आ गया, क्या मेरी लोकेशन चेंज हो गई, क्या मेरी पोजीशन चेंज हो गई, किसकी हेल्प से। मैं यहाँ से वहां कैसे गया, next thing is अपने लेग्स की वजह से। तो ये मेरे लोकोमोटरी ऑर्गन है, जो मुझे लोकोमोट करने में हेल्प कर रहे हैं। लोकोमोट करने का मतलब लोकेशन चेंज करने में हेल्प कर रहे हैं, इससे सिंपल कोई नहीं बताएगा। तो ये ऐसे ही होता है, मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन हम उन्हें कहते हैं जब कोई जिनसे कोई ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लोकेशन चेंज करता है, उनको हम बोलते हैं। अब इनमें क्या क्या होता है, ये इनमें ना कुछ में मतलब फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला, सीलिया
और कुछ में क्या होता है, सीडोपोडिया भी होता है। क्या होता है कुछ में, सीडोपोडिया भी होता है। अभी हम बातें करेंगे आगे कि सीलिया फ्लैजिला क्या है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे पॉइंट लिखो, और यहाँ तक कुछ दिक्कत है तो मुझे बताओ। ऐसे लिख लेना इसमें इन सम, यानी कि कुछ नहीं। क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन होते ही नहीं है। ये दिख रहा है ना तुम्हें छोटा। अब इनमें जो होता है रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इस टाइप का, इन्हें हमें एसेक्सुअल भी देखने को मिलता है। इनमें हमें एसेक्सुअल भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ सेक्सुअल भी देखने को मिलता है। अब ये तो पता नहीं कितनी पढ़नी चाहिए मुझे कि एसेक्सुअल में और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस होता है। ये तो हम शुरू से ही करते जिक्र करते हुए आ रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड से लेकर के पूरे बायोलॉजिकल क्लासेस में। अब ये लिख लें यहाँ तक। फ्लैजिला सीलिया, उसके बाद है हमारा सीडोपोडिया। इसमें ना, इसमें एक एल कम कर लेना, थोड़ा स्पेलिंग वाला सिस्टम हो जाता है। सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, PSEUDO, लिख लिया क्या? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हालांकि यहाँ तक तो कुछ मैंने ऐसा कुछ बता भी नहीं जो समझा, बस इनका मतलब मैंने बता दिया है, लेकिन ये समझ लो। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये ना डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स शो करते हैं। तो हम लिख सकते हैं दे एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब कैसे, देखो, इनमें क्या होता है कि कुछ तो होते हैं प्लांट जैसे। प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ना, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो क्या होता है, इनके जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं, प्रोटिस्टा के कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो जो क्या कर सकते हैं, जो प्लांट के जैसे ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इनमें से कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे इसमें डायटम्स, जैसे कि हम्म, और कोलेरा। कोलेरा प्रोटिस्टा नहीं है, वो क्लोरेला है। क्लोरेला कोई नहीं, हो जाता है डायटम्स। और भाई हमारे आज इसमें जुगलिना। अभी हम बात करेंगे आगे जो भी है, बस यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दिखवा रहा हूँ, तो वो लिखो। और क्या हुआ, हाँ फोटोसिंथेसिस में लिखना है इसके ब्रैकेट में। इसमें कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। आगे हम एक दो और देख लेंगे। इसमें एनिमल जैसे भी फीचर पाए जाते हैं, मतलब कुछ में कुछ इंडिविजुअल्स इसके ऐसे भी हैं जो एनिमल जैसे हैं। अब एनिमल जैसे मतलब है यहाँ पर, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है ना, ये होती है प्रेजेंट। एनिमल में एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है ना। हाँ, तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे इंडिविजुअल भी हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है, जैसे कि जो हमारे प्रोटोजोआन्स हैं जितने भी, इसमें कुछ ग्रुप्स आएंगे प्रोटोजोआ वाले। जैसे कि इससे पहले हमने जिक्र किया होगा युगलिना का ही, युगलिना, अमीबा, पैरामीशियम, पढ़े हैं ना, सुना है ना नाम।
तो इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो ये एक एनिमल का फीचर हुआ, नहीं हुआ? तो यानी कि एनिमल जैसा फीचर भी शो कर रहे हैं। एक करते हैं फंजाई जैसा भी, फंजाई जैसा फीचर भी शो करते हैं। अब फंजाई में क्या होता है ऐसा? अब फंजाई में ना क्या होता है, देखो, जो फंजाई होते हैं, जब उनकी लाइफ साइकिल चलती है, मतलब जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उस रिप्रोड्यूस करने के टाइम पे कुछ एक एक स्पेसिफिक टाइप की फॉर्म आती है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइप का उसका मतलब बॉडी का टाइप आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग बॉडी। मतलब ये एक स्टेज है, एक ऐसा मान के चलो कि जो फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसके रिप्रोड्यूस करने के दौरान उसके टाइम पे एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग बॉडी, और ये फंजाई में ही पाया जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये इनके कुछ इंडिविजुअल्स में पाया जाता है। जो प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं ना, तो प्रोटिस्टा के कुछ इंडिविजुअल्स में फ्लोटिंग बॉडी पाई जाती है। अब जैसे कि इसमें एग्जांपल है हमारा स्लाइम मोड्स। देख लिया यहाँ तक? देखो, दिख लिया, फिर मैं थोड़ा एक दो बार और बता देता हूँ उसको। ऐसे शायद आज ये भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा जितना हमें पढ़ना है आज। नोट्स वाला सिस्टम पूरा है। यहाँ पे नो बताओ, इतने में कुछ पूछना हो मुझे बताओ। तो मैंने ये बोला है, देखो, कि ये ना क्या करते हैं, जो प्रोटिस्टा है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तक प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, उनके जैसे कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। जैसे कि भाई, प्लांट जैसे कैरेक्टर, प्लांट में फोटोसिंथेसिस पाया जाता है ना? तो इनके कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, हर किसी में नहीं है। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, यानी कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, जिसके कुछ एग्जांपल है डायटम्स और यूग्लिना। यूग्लिना को पता है ना, फोटोसिंथेसिस करता है वो। एनिमल्स जैसे भी कुछ फीचर्स है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनके कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होगी, तभी तो एनिमल जैसे होंगे। तो उनको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ में जैसे आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल, मतलब अभी तो यहाँ पे इतना याद रखना, अमीबा पैरामीशियम, इसके कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, तो जो जिनमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो एक एनिमल का कैरेक्टर हो गया, है ना? उसके बाद फंजाई। फंजाई में बोला मैंने कि फंजाई की जब लाइफ साइकिल चलती है, जब वो रिप्रोड्यूस करता है, तो उसके बीच में एक स्टेज आती है फ्रूटिंग बॉडी। अबे फ्रूटिंग बॉडी जो है वो किसका कैरेक्टर है? फ्रूटिंग बॉडी बनना किसका कैरेक्टर है? लिखा होता है यहाँ पे, और मैं बता भी रहा हूँ, फंजाई का। लेकिन इनके कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनमें फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है, जैसे कि स्लाइम मोल्स। क्लियर? क्लियर ना यहाँ तक? अब इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इसके नीचे यहाँ पे लिखो, मैं यहाँ पे लिखूंगा, इससे तो अच्छा तुम ही लिख लो। सो, लिखो उसमें, सो नोट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। सो, हाँ, इसके नीचे लिखना है। हमें देखने को मिला है ना कि बहुत सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, तो लिखो, सो नोट वेल डिफाइंड, नोट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। यानी कि कोई डिफाइन वो नहीं है, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, यानी कि मतलब ये बताने की भाई प्रोटिस्टा में हम उन्हें किने किने रखेंगे, कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है, मतलब कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। भाई ये प्लांट जैसे भी कैरेक्टर शो कर रहे हैं, फंजाई जैसे भी कर रहे हैं, एनिमल जैसे भी कर रहे हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। एनसीईआरटी में भी लाइन होगी ये, देख लो। एनसीईआरटी मैं एनसीईआरटी भी जितना हो सके इतनी कवर कर, जितना क्या एनसीईआरटी सारी कवर हो रही है ऑलमोस्ट। जो नहीं हो रही होगी ना, जो भी कुछ एक पॉइंट छूट रहा होगा, वो मुझे पूछ लिया करो, ठीक है? कि सर ये पॉइंट समझा दो मुझे। पढ़ रहे हो ना एनसीईआरटी साथ साथ? पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो? अब हम इसमें कुछ अब हमने क्या किया, प्रोटिस्टा को ना कुछ ऐसे ग्रुप्स में बांट दिया, जैसे कि डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट डायनोफ्लैजिलेट हो गया हमारा, ट्राइसोफाइटा हो गया। हम्म। युग्लिनोइड हो गया, युग्लिनोइड। और हम्म स्लाई स्लाइम मोल्ड होगा वो। हाँ, स्लाइम मोल्ड बोलते हैं हम उसको।
और हमारा होता है फिफ्थ होता है हमारा प्रोटोजोआ। तो अब हम इनको स्टेप बाय सबको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलेट क्या है, काइसोफाइटा क्या है, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालो क्या हुआ? हाँ, पूछो बताओ। अरे, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या समझ? अरे वो असल में ना, स्पेल इसमें थोड़ा सा मतलब राइटिंग का अगर कुछ खेल है तो राइटिंग यहाँ पे सही आती नहीं है समझ। इससे बढ़िया मुझे बोर्ड लगता है वैसे वाला वो। तो यहाँ पे लिखो, अब सबसे पहले हेडिंग डालो डाइनोफ्लैजिलेट। अब इसमें लिखना है कि ये मोस्टली क्या होते हैं, ये मोस्टली मोस्टली मेरीन होते हैं ये। क्या होते हैं? मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक। मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक। हालांकि ये सारी लाइनें एनसीईआरटी में है, लेकिन मैं शॉर्ट नोट बनवाने की ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी ज्यादा खोल के देखने ना पड़े, सीधा ये देखो और बस याद हो जाए, क्योंकि पॉइंट वाइज आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखना है इसमें मोस्टली फोटो मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक। अब इसमें साथ ही साथ ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक तो है ही, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में मिल सकते हैं, जैसे कि रेड, येलो, येलो। ब्लू, हाँ, ये इसमें शॉर्ट में लिख लो कि ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में मिल सकते हैं, मतलब जैसे रेड हो गया हमारा, ठीक है ना, येलो हो गया, ग्रीन हो गया। हम बोल सकते हैं डिपेंड ऑन डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स। पिगमेंट्स तो पता है ना, पिगमेंट्स ऐसी प्रोटीन, हम ऐसे बोल सकते हैं पिगमेंट जो है वो ऐसे केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, जो क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को कलर देने का काम कर रहे हैं, कलर कलर प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। जैसे कि तुमने देखा है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर के प्लांट्स देखे होंगे, फ्लावर देखे होंगे। तो जो फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं भाई, तुमने देखा किसी में व्हाइट है, किसी के फ्लावर व्हाइट होते हैं, किसी के येलो होते हैं, किसी के पर्पल होते हैं। तो किस वजह से होते हैं? पिंक। पिगमेंट्स की वजह से। ठीक है, कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो पिगमेंट जो क्या करते हैं, कलर देने का काम करते हैं। अब हम इनके मतलब हम देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि भैया डायनोफ्लैजिलेट है, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे। अब देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे रफली डायग्राम बना रहा हूँ, मतलब ज्यादा उससे लिंक, बस लिंक कर लेना उससे, जो भी इसमें डायग्राम दिया हुआ है ना डायनोफ्लैजिलेट का, उससे लिंक करना है बस। मैंने एक रफली सी बॉडी बनाई है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना हमने देखा है, इसमें इसके नाम में डाई फ्लैजिलेट है, इसका नाम डाई फ्लैजिलेट। डाई फ्लैजिलेट का क्या मतलब होता है? डाई का मतलब होता है टू, और फ्लैजिला का मतलब जो हमने अभी बात की थी, लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी ऑर्गन जो इन्हें लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं, सिंपल। हाँ, तो देखो इसमें क्या होता है, मैं सब इसको ऐसे समझाऊंगा। देखो, तुमने ये बताओ बताओ मुझे पहले, मार्वल की मूवी कौन कौन देखता है? आयरन मैन वगैरह का नाम सुना है ना? हाँ, देखा नहीं वैसे, मतलब है ना। चलो हम इसका एग्जाम्पल कौन लेंगे फिर। फुटबॉल देखिए, फुटबॉल तो देखी होगी सबने, देखी है ना, मूवीज वगैरह हम देखी हो। तो हमें पता, देखो उसमें क्या होता है फुटबॉल के, उसमें ना ऐसे हेक्सागोनल शेप की स्ट्रक्चर्स होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट है ना, ब्लैक वाइटिस। तो इसमें भी क्या होता है, ऐसे ही जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, इसमें ना ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे उसमें हेक्सागोनल शेप की स्ट्रक्चर्स है ना फुटबॉल में, ऐसे ही इसकी बॉडी में ऐसे ही। हम मतलब फिक्स में ऐसे नहीं बोल सकते कि हेक्सागोनल ही होगी, नहीं, बस ऐसे ही क्या होगा, ऐसे मतलब कुछ पैचेज की फॉर्म में होगी। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं प्लेट्स। प्लेट्स ये क्या होती है, देखो एक्चुअल में जो इनकी सेल वॉल होती है ना, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, जो इनकी एक्चुअल में सेल वॉल होती है, वो क्या होती है, वो प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ऐसे सेल्यूलोजिक सेल्यूलोजिक प्लेट्स। जैसे कि मतलब यहाँ पे तो बनी हुई है किसकी, रबड़ की। फुटबॉल में तो रबड़ की बनी हुई है हमें प्लेट्स टाइप्स। इसमें किसकी बनी हुई है हमें, सेल्यूलोज की। यानी कि सेल्यूलोज की कुछ ऐसी प्लेट, जैसे फुटबॉल में पैचेज की प्रेजेंट है, वैसे प्रेजेंट है ना, ऐसे ही इसमें सेल्यूलोज की प्लेट्स प्रेजेंट रहती है। और ये एक्चुअली में क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल हम ऐसे बोल सकते हैं, मतलब कि जैसे मैं हूँ यहाँ पे, मैं डायनोफ्लैजिलेट हूँ, तो मेरे यहाँ पे ऐसे कुछ चक्तों की फॉर्म में होगी, ऐसे प्लेट प्लेट्स की फॉर्म में होगी सेल वॉल। ये जो किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की। ठीक है, वो मतलब ऐसे प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम अलग करना चाहें ना उनको, तो हम इंडिविजुअली अलग कर सकते हैं उसको। मान ली एक प्लेट यहाँ पे है तो इसको मैं अलग कर दिया, यहाँ पे है यहाँ पे अलग कर दिया, ऐसे। और उनके बीच में क्या है, कुछ गैप्स हैं, जिनको हम ऐसे बोल सकते हैं दरारें। जैसे दरारें, पता है ना दरारें, कि भाई दरारें हो जाती है किसी चीज में,
दीवार में दरारें पड़ गई, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब साइंटिफिक में फरो। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में ना ऐसे ही फ्रो बन जाती है। तो जो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है ना, यहाँ पर ये क्या होती है, फ्रो। उनके बीच में, प्लेट्स के बीच में कुछ गैप्स बन गए, जिनको हम फ्रो बोलते हैं। यहीं पे प्रेजेंट होते हैं इनके फ्लैजिला। अब इसमें दो टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक तो होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल्स में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? समझ आ रहा है नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? बता दो, मैं कोई और एग्जांपल लेके बताऊंगा अगर समझ नहीं आ रहा है तो। चुप होना बिल्कुल तुम। तो यहाँ पे होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ठीक है, ऐसे होता है एक, मतलब बॉडी के हॉरिजॉन्टल। एक होता है वर्टिकल, नीचे की तरफ। मतलब ऐसे बोल सकते हैं हम कि दोनों के बीच ना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बनता हुआ दिख रहा है ना, ये वाला। तो ये होता है लॉन्जिट्यूडिनल। इसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजिला। अब देखो, इस इनकी वजह से ये क्या करता है, ऐसे घूम घूम करके, मतलब घूम के मूवमेंट करता है ये फ्लैजिला की वजह से, क्योंकि ये इसका मूवमेंट थोड़ा अलग होगा, इसका मूवमेंट थोड़ा अलग होगा। तो ये ऐसे घूम घूम करके अपनी लोकेशन चेंज करता है, ऐसे ये मूवमेंट शो करता है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? हाँ, ये बना लिया डायग्राम ऐसे? ऐसे ही बना लेना रफली, बाकी तो बुक में दिया हुआ है वो, क्योंकि लेकिन यहाँ पे उसमें समझा हुआ नहीं है ना से कि भाई कौन कहाँ पे क्या प्रेजेंट है। तो ये डायग्राम बनाओ अच्छे से, जिस तरीके से बना सकते हो, फोन निकाल करके या कुछ भी। अब क्योंकि सेल वॉल एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई, सबसे बाहर प्रेजेंट है, सेल वॉल सबसे बाहर प्रेजेंट है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई सेलुलोजिक प्लेट होती है यहाँ पर, सेलुलोजिक प्लेट ऑन आउटर सरफेस, आउटर सरफेस लिख सकते हैं सेलुलोजिक प्लेट में, आउटर सरफेस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं? कोई प्रॉब्लम? अब देखो, यहीं से क्वेश्चन आएगा तो नहीं, एनसीईआरटी में भी गिवन है। आई थिंक इससे ज्यादा एनसीईआरटी में है भी नहीं। और जो मतलब मैं एनसीईआरटी में अगर मैं एक्स्ट्रा कराता भी हूँ ना, तो सिर्फ वो कराता हूँ जो जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये नहीं कि मतलब हर एक सारी चीज ही एनसीईआरटी से अलग करा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब इसका ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसको हम बोलते हैं गोनियोलेक्स। क्या बोलते हैं इसको? गोनियोलेक्स। अब ये क्या करता है, गोनियो, अब ना इसमें क्या होता है, एक पिगमेंट पाया जाता है। हाँ देखो, जो गोनोलैक्स है ना, इसमें क्वालिटी है कि ये ना बहुत ज्यादा, मतलब बहुत फास्ट डिवीजन करता है, बहुत ज्यादा फास्ट डिवीजन करता है। और हमें पता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर की, प्रोटिस्ट सारे जो कि यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं ना। तो अगर हम बात करते हैं, जब यूनिसेलुलर डिवाइड करता है तो वो ग्रोथ करता है ना, साथ ही साथ वो रिप्रोड्यूस भी करता है। याद है ना, ग्रोथ में पढ़ा था हमने कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर ग्रोथ हो रही है तो हम बोलेंगे भाई रिप्रोडक्शन भी हो रहा है साथ साथ, दो इंडिविजुअल बन रहे हैं ना, है ना। तो क्या करता है ये, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें एक क्वालिटी होती है कि फास्ट मल्टीप्लीकेशन करता है, फास्ट मल्टीप्लीकेशन करता है, यानी कि अपने नंबर को बढ़ाता है। हम ऐसे बोल सकते हैं प्रोलिफरेट करता है, प्रोलिफरेट का मतलब यही होता है, प्रोलिफरेट का मतलब यही होता है कि ये खुद के नंबर को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें भाई एक पिगमेंट प्रेजेंट है रेड कलर का, इसमें भी रेड कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट है। अगर ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या पिगमेंट भी बढ़ेगा? जब ये डिवाइड करेगा तो क्या पिगमेंट भी बढ़ेगा? भाई इसकी बॉडी में तो पिगमेंट है, तो जब ये डिवाइड करेगा, नई बॉडी बनाएगा, तो बेसी बात है भाई पिगमेंट भी बढ़ेगा इसकी बॉडी में, नया इंडिविजुअल बन रहा है। तो जिस वजह से क्या होता है,
जब ये नंबर में बढ़ जाता है, मतलब जब ये नंबर में बढ़ जाएगा यानी कि नंबर में इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर। अब जिस वजह से क्या होगा, क्या हुआ, बोर फील हो रहा है क्या? नहीं नहीं, बता सकते हो, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा फिर और इंटरेस्ट से पढ़ाऊंगा। क्योंकि देखो इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि हम यहाँ पे गाने सुनाओ तुम्हें। इसमें कुछ ऐसा गाने सुनाने वाली बात नहीं है, ना कोई ऐसा जोक वाली बात है। जो फैक्ट है, जो एनसीईआरटी में given है, वो ऐसे ही पढ़ाया जा सकता है। बस ये है कि हाँ एग्जाम्पल मैं अलग कर सकता हूँ, जो कि मैंने ट्राई किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे भी मतलब जहां जहां प्रेजेंट रहेगा सी में, जैसे मतलब यहाँ पे सी है ना, सी है, तो जहां जहां प्रेजेंट होगा ना, वहीं वहीं से बस रेड होगा, वहीं वहीं से इसका जो सी है इसका कलर रेड होगा। जैसे कि मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऐसे, अरे यार ये तो ऐसे ही चल रहा है, क्या चल रहा है इसका। हाँ, तो देखो मान लिया यहाँ पे इतनी पार्टी में ये ना ऐसा होगा, मतलब कंप्लीट, कंप्लीट जो प्रॉपर सी, जो पूरा सी है ना, पूरा समुद्र है, वो पूरा पूरा रेड नहीं होगा, कुछ कुछ जगह पर रेड होगा। ठीक है, कुछ कुछ जगहों पर रेड होगा। अब जैसे देखो वहां पिछले वाले एग्जांपल में हमने क्या बात की थी, कि समुद्र पूरा रेड हो जाएगा, है ना, पूरा रेड था वहां पे लाल सागर में। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ रीजन ही रेड रेड हुए हैं, तो वहां पे तो हम उसको प्रॉपर बोल रहे थे रेड सी, लेकिन हम यहाँ पे बोलते हैं रेड टाइड। क्या बोलते हैं, रेड टाइड। इसको हम पर्टिकुलर नाम देते हैं रेड टाइड, यानी कि कुछ स्पेसिफिक जगह पर रेड हुआ है, वो पूरा सी जो है वो रेड नहीं हुआ है। समझ आया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? इसको ऐसे मतलब फ्लो चार्ट में बना लो। इन नंबर, नंबर में बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, मतलब जब मल्टीप्लिकेशन करेगा तो सिंपल सी बात है, अपना नंबर बढ़ा रहा है ये। फास्ट मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही है कि भाई जैसे कि यहाँ पे ये एक बस एक प्रोलिफरेट, इसका मतलब यही होता है नंबर में बढ़ना, नंबर में बढ़ना। फास्ट मल्टीप्लिकेशन को तो हमने बस ये नाम दे, अलग अलग नाम दे दिया, जल्दी जल्दी बढ़ना। प्रोलिफरेट हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं उसके लिए कि अगर कोई भी चीज नंबर में बढ़ रही है ना, एक से दो हो रही है, तीन हो रही है, चार हो रही है, पांच हो रही है, उसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेट। ये वर्ड हम ज्यादातर इसी बायोलॉजी में यूज करते हैं। अगर मान लिया कहीं भी सेल जो है वो डिवाइड कर रही है, बार बार डिवाइड कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई सेल प्रोलिफरेशन हो रहा है, सेल प्रोलिफरेशन हो रहा है, यानी कि सेल नंबर में बढ़ रही है, ये है। ठीक है, तो यहाँ तक बताओ मुझे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हाँ, मतलब ये क्या होता है देखो इसमें ना, मैं वही बताने वाला हूँ अब। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बताओ पहले मुझे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? लिख लेना है। तो क्या करता है ये साथ ही साथ, देखो जो हमने बात की थी यहाँ पे गोनोलैक्स की, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। जब हमने यहाँ पे गोनोलैक्स की बात की ना, अब ये क्या करता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एक टॉक्सिन रिलीज करता है। टॉक्सिन का मतलब कोई हार्मफुल केमिकल, जो दूसरों के लिए जो दूसरों के लिए हार्मफुल हो, ठीक है, दूसरों की ग्रोथ को रोक रहा हो। तो यहाँ पे ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसको नाम दिया जाता है सेक्सी टॉक्सिन। अब ये जो है यहाँ पे सेक्सी टॉक्सिन नाम का जो टॉक्सिन है, ये क्या करता है, जितने भी अदर एनिमल्स प्रेजेंट है, एनिमल्स, ये क्या एनिमल्स है, प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट क्या एनिमल है? नहीं ना, हमने किंगडम पढ़ा है ना, हम किंगडम पढ़ रहे हैं अलग अलग। एनिमल्स का तो एक अलग ग्रुप है, अलग किंगडम है। प्रोटिस्ट तो एक अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, हम वही पढ़ रहे हैं। तो जितने भी अदर एनिमल्स है ना, जैसे भी फिश हो गया, तुमने पढ़ा है इनवर्टिब्रेट्स पढ़े होंगे तुमने, मोलस्का हो गए, सिलिंड्रेट हो गए, तो उनके लिए ये क्या करता है, उनके लिए हार्मफुल होता है। तो अब ये ना जो ज्यादातर, अभी क्या करता है ये ना जो सेक्सिटोक्सिन है, ये नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालता है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि अफेक्ट, अफेक्ट नर्वस सिस्टम। अभी देखो, अब मुझे पहले बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोलस्कस, एक मोलस्का है और एक है यहाँ पर फिश, एक है यहाँ पर फिश। तो मुझे बताओ इनमें से नर्वस सिस्टम किसका ज्यादा एडवांस होगा, किसका ज्यादा डेवलप्ड होगा? फिश का।
क्योंकि फिश जो है वो एडवांस एनिमल है ना। भाई ये क्या है, ये एक इनवर्टिब्रेट है, यानी कि एक प्रकार से प्रीमिटिव एनिमल्स हैं। ये फिश जो है वो एक वर्टिब्रेट है, जो कि एक एडवांस एनिमल है ना। तो यानी कि जो सेक्सी टॉक्सिन है, ये ज्यादा इफेक्ट इस पर डालना चाहिए, फिश पर। तो ज्यादा इफेक्ट डालता है फिश पर, तो ये यानी कि फिश को ये बहुत ज्यादा हार्म करता है। क्योंकि जब मान ले जैसे कि फिश जो है फिश कंज्यूम करेगी या नहीं भी कंज्यूम करेगी, तो अगर इसके कांटेक्ट में आएगी ना फिश, तो फिश का नर्वस सिस्टम ज्यादा इफेक्ट होगा। ऐसी मोलस्का का थोड़ा कम होगा, क्योंकि मोलस्का में इतना ज्यादा एडवांस नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट है। तुमने पढ़ ही लिया होगा एनिमल किंगडम में धीरे धीरे सब कुछ डेवलप हुआ। हमने पढ़ा ना ये, कि भाई धीरे धीरे पहले सिर्फ एक न्यूरॉन आया होगा। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो, सबसे पहले नर्वस सिस्टम किस में स्टार्ट हुआ था बनना? हम्म। एनिमल किंगडम पढ़ लिया ना तुमने? तो उसमें एक ये क्वेश्चन आता है उसमें स्टेटमेंट में, कि भाई नर्वस सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ था बनना, किस फाइलम से फाइलम में नर्वस सिस्टम आ गया था, या शुरुआत हुई थी नर्वस सिस्टम की? ऐसा कोई फाइलम, या उस ऑर्गेनिज्म का नाम याद, एनिमल का नाम याद आ रहा हो? उसका नाम सुना है कि क्या था वो, सिलेंट्रेटा का? सिलेंट्रेट पढ़िया ना? तीनों पूरा, तीनों पूरा अलग फाइलम है। तीनों पूरा अलग फाइलम है ना। तीनों पूरा एक अलग फाइलम है। सिलेंट्रेटा अलग फाइलम है। तीनों पूरा उसके बाद आए थे, सिलेंट्रेटा के बाद। तो सिलेंट्रेटा पढ़ा है ना? सिलेंट्रेटा का कोई इंडिविजुअल याद है, कोई मेंबर याद है उसका, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल मतलब उसका, सिलेंट्रेटा का? जेलीफिश। और एक बहुत फेमस है उसमें, हाइड्रा, याद है ना? तो हाइड्रा जो है ना, उसी में सबसे पहले एक न्यूरॉन बना था, सबसे पहला एक न्यूरॉन बना था। तो यानी कि नर्वस सिस्टम की शुरुआत जो है वो वहां से हो गई थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो एडवांस होता चला गया, और न्यूरॉन आए, न्यूरॉन का ग्रुप बना, नर्वस सिस्टम बना, पूरा 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 नर्वस सिस्टम बना। ठीक है, ऐसे हुआ यहाँ तक। कोई प्रॉब्लम? नहीं यार, चल क्यों नहीं रहा? अब देखो, मान लिया हम, अच्छा तुम्हें पता है ना, हम फूड जो फूड सी होते हैं, सी फूड जो होता है, सी फूड मतलब ह्यूमन जो है वो सी फूड खाता है ना, सुना है ना ऐसा? तो सी फूड में क्या खाएगा वो? डिफरेंट, जरूरी थोड़ी है फिश ही होगा उसमें, तो सी में तो बहुत ज्यादा और एनिमल्स प्रेजेंट है। भाई मोलस्कस भी है उसमें, सिलेंट्रेट भी है उसमें, वो तो हर चीज ही। हम्म। खाना हाँ, फूड पूछा मैंने, क्योंकि तुमने आज तक फिश ही सुना, तो वही है, और कुछ भी तुमने मूवीज वगैरह में भी यही देखा होगा। लेकिन ये तो सिर्फ इंडिया की बात है। अदर कंट्रीज में पता नहीं हम क्या क्या खाते हैं, झींगे वगैरह जो समुद्र में होते हैं, झींगे, आ, वे सुना है क्या ऐसा कुछ? सीप, सीप मोलस्का के इंडिविजुअल, मोलस्का के मेंबर होते हैं सीप, सुना है ना? सीप भेड़ वाली नहीं। हाँ, कभी सोचो कि पानी में भेड़ उतर गई और उसे उसे निकाल के खा रहा है इंसान। सीप। और भाई तो ऐसे जो है ना, मतलब मोस्टली मोलस्कस जो होता है ना, मोलस्का के तो बहुत सारे मेंबर, और मोलस्का का एक बहुत इम्पोर्ट वो बहुत फेमस एग्जांपल है ऑक्टोपस। तो देखा ना तुमने, कि सुना होगा कि ऑक्टोपस को खाया जाता है दूसरे कंट्रीज में, कंज्यूम किया जाता है उसको, है ना? तो वो भी तो एक सी फूड ही है। तो इंसान जो है ना सी फूड में, मतलब बहुत जो भी खाने लायक है ना, अगर सी में कोई भी अगर एनिमल खाने लायक है, उसे खा लेगा निकाल करके। बस एक बार ये पता होना चाहिए कि वो टॉक्सिक है नहीं। अगर वो टॉक्सिक भी है ना, तो उसकी टॉक्सिसिटी खत्म करके खा लेगा। इतना खतरनाक है इंसान भाई। तो देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, सुन रहे डायलॉग? तो देखो, मोलस्का और फिश को जब कंज्यूम करेगा ना ह्यूमन, तो क्या करेगा, जो इनके अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा, नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट है, यदि मतलब जब ये अफेक्टेड है, मान लिया ये अफेक्टेड है इस टॉक्सिन से, तो क्या होगा? तो क्या ये अगर जो भी इनको कंज्यूम करेगा आगे, क्या उन्हें भी अफेक्ट कर सकती है? नहीं कर सकता है। भाई इनमें टॉक्सिन प्रेजेंट है, तो जो इन्हें अब कोई कंज्यूम करेगा, तो टॉक्सिन तो इसके अंदर भी चला जाएगा ना। तो जब इनको ह्यूमन कंज्यूम करेगा ना, तो ये ह्यूमन में ना क्या कर देंगे, ह्यूमन में पैरालाइसिस करवा देंगे। क्या? क्यों पैरालाइसिस? पैरालाइसिस ही क्यों? यार राइटिंग सही नहीं आता। पैरालाइसिस ही क्यों बोला होगा मैंने? सुना है ना, गांव में, कभी गांव में या कहीं सुना होगा भाई, उसे पैरालाइसिस हो गया, अर्धंग मार गया उसे। पैरालाइसिस जो होता है ना, वो किसकी वजह से होता है? नर्वस सिस्टम डैमेज होने की वजह से। नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। और हमारा जो ये टॉक्सिन है, ये क्या काम, ये किसको अफेक्ट कर रहा है? हमारे नर्वस सिस्टम को ही कर रहा है।
तो भाई सिंपल सी बात है, पैरालिसिस ही करवाएगा ह्यूमन में तो ये। और ह्यूमन में क्या, इनको भी ऐसे करवा सकता है। हमें थोड़ी पता है अभी तक कि भाई ये इस सेक्सी टॉक्सिन से अफेक्टेड है फिश। हमें थोड़ी पता है, हम तो समुद्र से निकाल लेंगे, सीधा खा लेंगे। ऐसे ही तो करते हैं हम। तो क्या करेंगे, तो अगर जो भी इनको ह्यूमन कोई इनको किसी को भी मोलस्क को या फिश को कंज्यूम कर लेगा, तो क्या हो जाएगा उसे, पैरालिसिस। क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुन लो उसको। ठीक है, एक एक चीज दिमाग में छपा लो, जो भी मैं यहाँ बना रहा हूँ शॉर्ट नोट। तो ये ह्यूमन पैरालिसिस करवा देगा, हालांकि उसको एक नाम दिया जाता है। उस नाम को तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस उसे एक नाम दिया जाता है। उसका नाम है पैरालिसिस सेल्फिश डिजीज, ऐसा कुछ उसे नाम दिया जाता है। ठीक है, उसे तुम्हें याद रखनी जो होती है ना, उसमें से क्वेश्चन आता है। बस मैंने बता दिया कि ऐसे इसको हम मतलब इस टाइप के पैरालिसिस को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। हो जाएगा, हो ही जाएगा। वो डिपेंड करेगा फिर कि भाई जो टॉक्सिसिटी कितनी ज्यादा है, फिश की टॉक्सिसिटी कितनी ज्यादा है ये। ठीक है, समझ गया ना। भाई हम बात करते हैं ना भाई, टॉक्सिन अगर हम जितने ज्यादा लेंगे तो उतना ज्यादा इफेक्ट डाल देगा वो, है ना। तो बस ये है, मतलब हो जाता है, सिंपल ये है कि भाई अगर हम इसको कंज्यूम करेंगे ना तो हो ही जाएगा, ये है, ये मान के चलना है। ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम हो। क्या हुआ, कंज्यूम करने का तुम्हें? हाँ, जितने इसे कंज्यूम कर रहा है सबको हो रहा है। तो भाई चांस है, पता तो भाई ये देखो वो इफेक्ट वो एक अब एक ही चीज ये होता है ना। देखो आपने सुना है ना कि भाई मान लिया किसी ने जहर खा लिया, अब वो किसी को ज्यादा इफेक्ट करता है, कोई किसी की डेथ हो जाती है उससे, और कोई बच जाता है, सुना है ऐसा कुछ? वो इसलिए बच जाता है भाई, फिजियोलॉजी का भी तो फर्क पड़ता है ना। भाई अगर किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसा सुना है ना तुमने कि गांव में भी कह देते हैं या शहर में भी कि भाई इसे तो बहुत ज्यादा लग जाता है यार खाना, थोड़ा सा खाओ और अच्छा लग जाता है ना, अच्छा फल फूलता है, ऐसा ऐसा सुना ना। तो क्यों भाई, वो सब भी जो सबका सिस्टम है वो थोड़ा अलग है, मतलब सबका हर एक उसका थोड़ा डिफरेंस है उसमें। भाई किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, यानी कि जो खाएगा जल्दी पच जाएगा, और फिर वो बार बार खाएगा, ज्यादा से ज्यादा फूड खाएगा, ज्यादा से ज्यादा फूड खाएगा तो ज्यादा से ज्यादा बॉडी में लगेगा। तो ये है, किसी का मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि ऑयल चीज नहीं, ऑयली नहीं खा सकता, ज्यादा ऑयली खाएगा तो फिर वो टॉयलेट में बैठा रहेगा 24 घंटा। ऐसा भी देखा ना। शायद बस कुछ से हम्म, फैक्ट ऑप्शन में लगाना है पैरालिसिस होगा उससे। एक ऑप्शन पैरालाइज होता है, हाँ, चांसेस। नहीं बस ये लगाना है होता है, चांस नहीं होता है, ये लिखना है बस एनसीईआरटी में, क्योंकि यही गिवन है। एनसीईआरटी चांसेस वगैरह नहीं बताती, बस एनसीईआरटी एक टर्म में दे देती है सब कुछ, फिर हमें अपने अपने आप को करना पड़ता है वो। ठीक है, ये याद रखना है, ये पैरालिसिस होता है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसके बाद हेडिंग डालो क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट्स। कुछ और गिवन है क्या एनसीईआरटी में कि चांस है? जब कहीं पढ़ा हो पहले, मैंने तो यही पढ़ा है कि भाई हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हमारे आ जाए क्राइसोफाइट्स। अब क्राइसोफाइट्स के क्या फीचर है, ये भी चलो लिख लो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इससे अच्छा तुम जल्दी जल्दी लिखो, है ना, ये सही रहता है। मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है, फिर तुम जब मैं बोर्ड से आगे से हटता हूँ, जो समझाने वाली बात है वो समझा दूंगा मैं। ठीक है, ये फ्रेश वाटर और मरीन में पाया जाता है, फ्रेश वाटर और मरीन में, मतलब दोनों जगह पाए जा सकते हैं ये, फ्रेश वाटर और मरीन, यानी कि फ्रेश वाटर एंड मैरीन, ऐसे लिखो। और इसमें लिखो इंक्लूड, मतलब ऐसे बुलेट पॉइंट की फॉर्म में लिखना है ये सब चीजें। इंक्लूड डाइटम्स एंड डेसिमिड्स, डाइटम्स एंड डेसिमिड्स। और डेसिमिड्स के ब्रैकेट में लिख लेना है, किसे गोल्डन एलगी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोल्डन एलगी। लिख ये लिख, हाँ, इंक्लूड डाइटम्स एंड डेसिमिड्स लिखना है क्या, गोल्डन एलगी, इसको हम गोल्डन एलगी भी बोलते हैं। ये वाला ही इंक्लूड आइटम्स एंड डेसिमिड्स, इंक्लूड आइटम्स एंड डेसिमिड्स, डेसिमिड्स के ब्रैकेट में लिखना है गोल्डन एलगी, इसको गोल्डन एलगी भी बोला जाता है। अब गोल्डन एलगी क्यों बोला जाता है इसको? देखो, वही जो मैंने बताया ना, पिगमेंट, पिगमेंट अगर किसी को कोई कलर आ रहा है ना, वो पिगमेंट की वजह से आ रहा है। तो इसमें ही ऐसे ही कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिनका नाम तुम्हें याद नहीं रखना है, जेंथोफिल और कैरोटिनोइड। उनको हम ऐसा नाम देते हैं, जेंथोफिल और कैरोटिनोइड। वो येलोइश कलर के होते हैं, येलोइश और ऑरेंज कलर के होते हैं। तो जब वो मिक्स होते हैं ना आपस में, भाई किसी इंडिविजुअल में दोनों है, येलो भी है ऑरेंज भी है, तो जब वो मिक्स होते हैं ना तो थोड़ा सा
गोल्डन कलर वो करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं, जिस वजह से जो जैस्मिन्स होते हैं वो हमें गोल्डन कलर के दिखते हैं, इसलिए हम इसको गोल्डन एलगी बोलते हैं। समझ आ गया ना? यही है। अब हाँ, एक और लिख दो इसमें कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि हमें से नेकड आई से नहीं देख सकते, हमें से देखने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? माइक्रो माइक्रोस्कोप की, है ना? अब जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा वो चीजें ऐड करते जानी है नोट्स में, थोड़ी बहुत मैं जो बोलूंगा वो लिखना है, ठीक है? अब देखो, हम अब समुद्र की सैर पे चलते हैं। समुद्र में हालांकि ज्यादा नहीं जाएंगे, बस थोड़ा बहुत ही पानी में घूमेंगे। तो जैसे यहाँ पे अगर मान लिया समुद्र है, ठीक है, दिख रहा है समुद्र जैसा ही, एंज्यूम करना है समुद्र जैसा तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन समुद्र ऐसे ही होता है, मतलब किनारों से जो उसके एज होते हैं ना, वहां से वो थोड़ा छिछला होता है, छिछला का मतलब सैलो होता है, मतलब कम पानी होता है, और फिर बीच में से ज्यादा गहरा होता चला जाता है वो, है ना? तो जो ये हमारे क्लासिफाइड्स हैं, इनमें जैसे जैसे जिनका हमने नाम लिया डायटम्स का, डायटम्स और डेसिमल्स का, तो डायटम्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो जो डायटम्स होते हैं ना, ये ऐसे प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पर, मतलब ऊपर ऊपर इसकी जो वो है ना, सरफेस, जो वाटर सरफेस है सबसे ऊपर की, वहां पर ये प्रेजेंट रहते हैं ऐसे, ठीक है, ये ऐसे प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पर, मतलब ऊपर तैरते रहते हैं ये, ठीक है, नॉर्मली, मतलब अपना फीडिंग वगैरह सब वहीं से करेंगे, जरूरी नहीं है, मतलब यहाँ पे बस यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब ऊपर वाले पार्ट में ही होंगे, नीचे नहीं आएंगे ये, ठीक है, ऊपर ही फोटोसिंथेसिस करेंगे सब कुछ, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस भी पाया जाता है, तो इस वजह से वो भी करेंगे ये, तो यहीं से खाना यहीं पे तैरते रहते हैं। अब इनके पास मैंने अब तक ऐसा कुछ नहीं लिखवाया कि इनके पास कोई लोकोमोटर ऑर्गन पाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं लिखवाया मैंने अब तक, कुछ लिखवाया ऐसा कुछ? तो इनमें क्या होता है, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट रहता है, ना फ्लैजिला ना सीलिया ना कुछ, तो ये क्या करते हैं, मूवमेंट कैसे करते हैं? वाटर करंट की हेल्प से। वाटर करंट क्या है? मान लो लहर, जो लहर होती है ना, हाँ, जो लहर चलती है, तो वो क्या करेंगे, पानी मतलब मूव होगा उससे, तो उसकी हेल्प से ये मूवमेंट करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये, हाँ, प्लैंकटन इन्हें बोलेंगे, अभी मैं बोल रहा हूँ, इस वजह से क्या करते हैं, जो मूवमेंट होता है इनमें, जिस तरह का जो मूवमेंट होता है ना, कि भाई किसी लोकोमोटर की ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, तो उसे ऐसे मूवमेंट को हम, यानी कि किसी और मीडियम की हेल्प से मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव मूवमेंट, यानी कि क्या करते हैं, ऐसे लिख लो कि लोकोमोशन बाई, लिख लो इसमें लोकोमोशन बाई पैसिव मूवमेंट, क्या, पैसिव मूवमेंट, हाँ, लोकोमोशन बाई पैसिव मूवमेंट, यानी कि क्या, ऐसे लिख लो, साथ ही साथ उसमें ऐसे लिख सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट, विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट, यानी कि वाटर करंट की हेल्प से मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह वाटर करंट की हेल्प से जाएंगे, पैसिव मूवमेंट, लोकोमोशन बाय पैसिव मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट यानी कि जो समुद्र की लहरें होंगी ना, उनकी हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, है ना? अब एक्टिव मूवमेंट मैं बता देता हूँ, एक्टिव मूवमेंट क्या होता है, देखो कभी कंफ्यूज हो जाओ कि पैसिव क्यों कह रहे हैं। पैसिव का मतलब हमेशा होता है उल्टा, एक्टिव पैसिव तो पढ़ा है ना इंग्लिश में, एक्टिव पैसिव पढ़ा ना, कि हम बोलते थे वहां एक्टिव जो है एक पॉजिटिव सेंटेंस है, या मान लिया एक्टिव ऐसा है जो, जिसमें मतलब सब्जेक्ट काम कर रहा है, और उसको ऑपोजिट पैसिव बोल देते हैं हम, तो जो जहाँ पे जो पैसिव है ना वो हमेशा एक्टिव का ऑपोजिट होता है। अब एक्टिव का क्या मतलब होता है, जो एक्टिव मूवमेंट होते हैं ना, जिनको हम बोले एक्टिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट, अब हम एक्टिव मूवमेंट उन्हें बोलेंगे जो किसी लोकोमोटरी ऑर्गन की हेल्प से होंगे, जैसे कि अगर फ्लैजिला काम में आ रहा है, फ्लैजिला जो है वो लोकोमोट करने में हेल्प कर रहा है ना, तो वहां बोलेंगे हम कि भाई वो एक्टिव मूवमेंट कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर फ्लैजिला, सीलिया, इनकी हेल्प से अगर मूवमेंट कर रहा है ना, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो एक्टिव मूवमेंट कर रहा है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी एनिमल में फ्लैजिला, सीलिया नहीं है, और वो किसी और मीडियम की हेल्प से मूवमेंट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव मूवमेंट। समझ गए? समझ गए ना? इसमें कोई इतना वो नहीं था, मतलब बस मैंने बताया कि पैसिव क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे वाटर की हेल्प से कर रहा है, वाटर की हेल्प से मूवमेंट कर रहा है। समझ आ गया ना? अब देखो जो इनकी बॉडी होती है ना, वैसे इनकी बॉडी तो ऐसी है, लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी सेल वॉल दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है, दो पार्ट्स, जैसे कि देखो ये ऐसे प्रेजेंट रहती है, जैसे कि अगर तुम अपने घर में रखते हो ना साबूदानी, सोप बॉक्स बोलते हैं जिसे हम, यानी कि उसमें क्या होता है, एक
जिसमें हम सोप रखते हैं वो पार्ट होता है, और एक ढक्कन होता है जो ढकने का काम करता है ना। तो ऐसे ही इनकी जो सेल वॉल होती है ना, उसमें भी दो पार्ट पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं अपर अपर पार्ट या अपर रीजन, एक को हम बोलते हैं लोअर। हम अपर को हम बोलते हैं एपिथीका। इसको हम क्या बोलते हैं? एपिथीका। और जो नीचे वाला पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोथीका। क्या? हाइपोथीका। अब एपी का मतलब ये होता है अपर। ऐसे अच्छा टाइम लग जाएगा ज्यादा। देखो मैं बता रहा हूँ, पहले मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद नोट कर लेना सब चीजें, ठीक है? पहले मैं समझाते हैं तो धीरे धीरे, उसके बाद नोट करना पड़ेगा। देखो क्योंकि सेव ही हो जाएगा फिर। तुम एक दो वर्ड अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। भाई किसी को मतलब प्रॉपर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती हो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें इंग्लिश में लिखना है, कि टीचर इंग्लिश में लिखवा रहा है, नहीं। अपनी लैंग्वेज जो तुम्हें समझ आना चाहिए बस। तुम्हें समझ आना चाहिए जब तुम रिवाइज करो, कि भाई मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी थी और सर ने ये चीज समझाई थी। तो अपनी लैंग्वेज में हिंदी में लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। पर इंग्लिश आनी चाहिए, बस ये है। तो देखो, इनकी जो सेल वॉल होती है ना, ये इनकी सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल। इन किनकी? राइसोफाइट्स की, डाइटम्स की स्पेशल डाइटम्स की। तो देखो इसमें क्या होता है, अपर रीजन होता है एक, दो पार्ट में बटी रहती है, मतलब वो जैसे हमने बोला सोप बॉक्स। तो सोप बॉक्स जैसी होती है वो। ठीक है, सोप बॉक्स तो देखा ना सबने, इसलिए लिंक कर पाना, या फिर मैं दूसरा एग्जांपल ले दूंगा। सबने देखा ना सोप बॉक्स, बस। तो उसमें ऐसी इनकी इनकी स्ट्रक्चर होती है सोप बॉक्स जैसी। मतलब दो पार्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं अपर पार्ट, एक को हम बोलते हैं लोअर। अपर वाले को बोलते हैं एपिथीका। एपिथीका का क्या मतलब है? जो एपी वर्ड होता है ना, ये हम यूज करते हैं अपर चीज के लिए। जो ऊपर होती है ना कोई चीज, उसके लिए हम यूज करते हैं इसको एपी। जो लोअर होती है, नीचे होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं हाइपो। ठीक है, याद रखना है। तो अपर पार्ट को हम एपिथीका बोल देंगे, लोअर पार्ट को हाइपोथीका बोल देंगे। अब इसमें क्या होता है, जो ये मतलब जो इसकी सेल वॉल है, इसमें ना सिलिका होती है, सिलिका। सिलिका पता है ना किसे कहते हैं हम? हैं? सिलिका। सुना है सिलिका, पर पता नहीं है क्या होती है। रेत सुना है ना, रेत। सैंड। सैंड। तो जो सिलिका होती है ना, ये सैंड। पेन भी ना चल रहा है, कोई वैसा पेन है क्या? दिखाना। हाँ ये तो ठीक है यार, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। देखो सैंड और जो होता है कांच। कांच, कांच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? ग्लास तो बोलते हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ और यूज करते हैं वर्ड। नहीं इंग्लिश में इंग्लिश में कांच ही बोलेंगे क्या उसको? इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? नहीं नहीं नहीं, अरे यार इसको हम अलग से नाम देते हैं कांच को। चलो यहाँ पे तुम ग्लास ही लिख लो, ठीक है? ग्लास ही लिख लो। तो देखो क्या होता है पता, जो सिलिका होती है ना, वो सैंड की और ग्लास की मिक्सचर होती है। तुमने देखा है ना कभी, अगर तुमने गौर से देखा हो, बचपन में कभी देखा हो, जब तुम रेत को उठाते हो ना, तो तुम्हें इसमें कुछ चमकीली चमकीली चीजें दिखाई देती होंगी। देखा है ऐसा कुछ? चमकीली चमकीली चीजें दिखाई देते हैं छोटे छोटे से। तो वही होता है वही होता है कांच। कांच के पीसेज होते हैं वो छोटे छोटे। जो हम कांच बनाते हैं ना, ये मिरर हो गया, ये सब ये हम रेत से ही बनाते हैं। रेत से ही बनाते हैं, याद रखना है चीज। जो ये कांच बनाते हैं ना, मिरर या कोई भी यहाँ पे शीशा बना हुआ है, ये रेत से ही बनता है। क्यों? इसमें ही कांच होता है छोटे छोटे पीसेज की फॉर्म में। उसको हम क्या करते हैं, रेत को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, और अल्टीमेटली इसमें से ना जो कांच होता है वो पिघल के सेपरेट हो जाता है, उसको अलग कर लिया जाता है। फिर उससे ही आगे चल करके प्रॉपर कोई भी किसी भी शेप का कुछ भी हो हम बना बना लेते हैं। तो जो सिलिक इसमें ना क्या होता है, इनकी सेल वॉल में सिलिका पाया जाता है। और सिलिका पाए जाने की वजह से ये जो होती है लेयर, इनकी जो सेल वॉल होती है, ये इंडिस्ट्रक्टिबल होती है। यानी कि सिलिका की वजह से ना, ये क्या होती है, इंडेस्ट्रक्टिबल होती है ये। इसका मतलब है कि इसको डैमेज नहीं किया जा सकता। यानी कि डैमेज नहीं हो सकता इसमें कोई भी, यानी कि नो डैमेज। यानी कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये तोड़े वैसे मतलब जब तक ये लिविंग है ना, लिविंग क्या उसके बाद भी नहीं तोड़ी जा सकती है। ठीक है ना? मतलब इतना सिलिका इतना अच्छी तरीके से इसमें फिट रहता है, इतना स्ट्रोंग रहता है ये,
क्योंकि ये टूट नहीं सकती है सिलिका की वजह से, सिलिका और कांच के मिक्सर की वजह से। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बता दो मुझे, जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम है किसी को वो सब बताओ मुझे। हाँ, समझ आया यहाँ तक मैंने क्या समझाया? कि भाई इनकी जो सिली ये होते हैं ना सेल वॉल, ये मैंने सेल वॉल की बात की है, कभी तुम सोच लो कि पूरा इंडिविजुअल है ये। सेल वॉल की बात की है, जैसे हर एक, अगर मैं बात करूं प्लांट की, प्लांट में ऐसे देखा है कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है दो पार्ट में डिवाइड है, ऐसा कुछ देखा है? ये देखते हैं, बोलते हैं ना कि भाई एक सिंगल लेयर है सेल वॉल। इनमें सिंगल लेयर ना होने की वजह से की के बजाय दो लेयर है, जिनमें हमने नाम दिया अपर लेयर, अपर लोअर। उसमें ही भरी रहती है हमारी सिलिका। ठीक है, वहां पे जो वहां पे क्या किसकी होती है, हमें सेलुलोज की। प्लांट में सेलुलोज की बनी हुई है ना। प्लांट मतलब जैसे कि सेल वॉल है तो बीच में सेलुलोज सेलुलोज भरा हुआ है, सेलुलोज पर पैक्टिन होता है वो भरा रहता है। यहाँ पे वो ना होकर के क्या होता है, सिलिका। जिस वजह से सिलिका जो होती है इसको इनडिस्ट्रक्टेबल बनाती है। सुना है ना कि भाई किसी को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है बर्बाद नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। तो इसी वजह से इसमें तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, समझ आया? लेकिन क्या होता है आफ्टर डेथ, जब डेथ हो जाती है ना इसकी, जब इसकी डेथ हो जाएगी, तो भाई इसके मतलब जैसे यहाँ पे एक पूरा एक आइटम है, यहाँ पे मैंने इसके बोला कि सेल बोले हैं, तो जब इसकी डेथ हो जाएगी, क्या हुआ, जब इसकी डेथ हो जाएगी तो जो यानी कि जो उसके अंदर की सेल है वो मर जाएगी ना। तो क्या बचेगा, क्या बचेगा? सिलिकॉन ही जो पूरा पार्ट है वो क्या है, जो बच रहा है वो क्या है? भाई ये सेल है इसकी, सेल मेम्ब्रेन है, बाहर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है ना। अगर मान लिया अंदर का लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया है तो क्या बचेगा? सेल वॉल बच गई ना। तो ये तो पूछ रहा हूँ, सिलिका तो उसका पार्ट है, सिलिका से तो बनी हुई है वो। ठीक है ना, तो क्या बच गया है, सेल वॉल। अब ये क्या काम करेगा, क्योंकि भाई सेल वॉल बच गई है इसकी, डेड हो गया है ये। तो ये क्या करेगा नीचे ना, मतलब इसकी यहाँ पे जब इसकी डेथ हो जाएगी ना, आफ्टर डेथ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आफ्टर डेथ, तो ये ना यहाँ पे नीचे जमा हो जाएगा करके। ठीक है, मतलब इसकी जो सेल वॉल है ना वो सारी यहाँ पे नीचे ऐसे जमा हो जाएगी, और क्या कर देगी, एक रॉक फॉर्म कर देगी। रॉक का मतलब पता है ना, चट्टाने। तो चट्टान बना देगी ऐसी, क्योंकि सिलिका प्रेजेंट है इसमें। और वो कमाल की बात क्योंकि ये भी है, वो डिकम्पोज भी नहीं हो पा रही है। तुमने सुना है ना कांच को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, है ना। तो क्योंकि इसमें कांच है भाई, और कांच के साथ साथ इसमें रेत भी है। तो रेत और कांच का जो मिक्सचर होता है वो इतना स्ट्रोंग होता है, इतना स्टिफ होता है, इतना कठोर होता है कि इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, जिस वजह से वो समुद्र की बॉटम में, यहाँ पे बॉटम है ये, मतलब निचली सतह जो है, निचली सतह को हम बॉटम बोलते हैं, तो बॉटम में यहाँ पे जमा हो जाएगा और एक रॉक फॉर्म कर देगा। रॉक मतलब चट्टाने चट्टाने फॉर्म कर देगा, जिस वजह से हमें कंफ्यूजन होगा कि भाई ये अर्थ ही है, मतलब अर्थ का ही पार्ट है, मतलब हमारी जो अर्थ है उसका ही पार्ट है। लेकिन एक्चुअल में क्या अर्थ का पार्ट है ये तो भाई साहब यहाँ पर जो डाइटम्स है उनकी लाशें बिछाई गई, उनकी लाशें तो है ना ये। हाँ, उनकी लाशें बिछाई गई, उनका ऐसा मान लो कब्रिस्तान है ये। वहां पे जो ये पड़े हैं यहाँ पर, जो यहाँ पे रॉक बनी है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर ये, यहाँ पे ये रॉक की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, मतलब रॉक फॉर्म कर लेती है। इसको अब ये रॉक फॉर्म कर लेगी यहाँ पर। सर ये तो जो है वो इसी की वजह से मिलता है हमें। क्या? जो रेत है इसी की वजह से मिलता है। कुछ इसी, हाँ इसी इसकी वजह से मिलता है रेत, जैसे कि ये नदी वगैरह में भी। हालांकि नदी में तो नदी में भी हाँ, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना, ये फ्रेश वाटर में पाया जा रहा है और मरीन में पाया जा रहा है, दोनों जगह पाया जा रहा है ना। हाँ, तो कुछ रेत इसकी वजह से भी मिलता है, और साथ ही साथ जो 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 खुद अर्थ का पार्ट है, निचले वाला, उसमें भी तो खुद की जो नेचुरल रॉक होगी में भी तो होगी ना। तो ये भी तो डिकम्पो हो रही है, टूट रही है, तो उससे बनता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिल्कुल कि ये सिलिका का सोर्स है, सॉरी मतलब ये उसका सैंड का सोर्स है। ठीक है, यहाँ तक बना लिया ये सबने। अनडिस्ट्रक्टिबल, हाँ अटूट, वही तो बोला मैंने कि भाई इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये देखो कि मरने के बाद भी नहीं डिवाइड और टूट रही है ये, जमा होती जा रही है, बस नीचे जमा होती जा रही है। और एक सोलिड वो बना दिया उन्होंने पूरा, यानी कि ऐसा लग रहा है हमें कि भाई ये अर्थ ही है बस। लेकिन हम इसको बोलते हैं फिर इस चीज को, क्योंकि ये अर्थ जैसी दिख रही है। और साथ ही साथ ये किससे बनी है, किससे बनी है, किसकी हेल्प से बनी है ये? सैंड और अरे नहीं, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ किस के मरने से उस बनी है ये? मरना कौन मरा है यहाँ पर, किसकी डेथ हुई है यहाँ पर, किसकी मई डायटम्स की डेथ हुई है ना यहाँ पर। तो इसीलिए हम इसको पता क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे दूसरा नाम देते हैं हम, डायटमेशियस अर्थ, डायटमेशियस अर्थ।
नहीं यार, तुम्हें इसमें कहीं लिंक भी नहीं हो, वो भी नहीं हो रहा। लेकिन इसलिए थॉट्स हो जा रहे हैं। सेंस रहेगा इसमें कि जो दूर से कैप्चर कर ले। अच्छा, तो इसको हम बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ या डायटोमाइट भी बोल देते हैं हम इसको। डायटो, तो ऐसे करोगे। ऐसे करना। राइट। अरे यार, देखो मैंने तो पकड़ रखा है। अच्छा, असल में उन्हें वो कहीं पढ़ाते हैं शायद, तो इस वजह से मुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं है ना, बताया तो मैंने काफी टाइम पहले की थी इसी बोर्ड पे प्रैक्टिस। तो इसी वजह से अब आदत छुटी हुई है, थोड़ा ही है इस वजह से। हाँ बस वही तो है, मुझे पता नहीं कितना इतना स्ट्रॉन्ग सेंस है इसका। ये है, क्योंकि जो बोर्ड था वो जिसमें मैं पहले पढ़ाता था, वो बहुत ज्यादा एडवांस था, सही बताऊं तो यार बहुत ज्यादा एडवांस था। और तुम्हें पता सरकारी चीज। सॉरी, ये चीज तो कहनी भी नहीं चाहिए थी मुझे। उसे क्लिक और डिलीट करके करवा दूंगा मैं। तो उसका सेंसर इतना इतना वो नहीं था। ये समझ आया ना, सरकारी चीज। हाँ You know, मैंने एक बार बोल रहा है कि पूरा हाँ, मुझे बताओ क्या चीज समझ नहीं आ रही। वो तो बता दूंगा, चलो फ्लो चार्ट बना दूंगा बिल्कुल यहाँ पे क्या सही। नहीं मुझे भी साहब को बोलने डायग्राम से हाँ, उन्हें थोड़ा अच्छा देखो कोई नहीं, हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। देखो सिंपल मैंने ये बताया यहाँ पे। की पॉइंट्स बताओ सारा वैसे मैं हाँ देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो। देखो मैंने बताया यहाँ पर ये डाइटम की बॉडी है। भाई डाइटम यहाँ पे तैर रहे हैं, ठीक है। अब मैं जैसे डाइटम को मान ले यहाँ पे उठाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक डाइटम उठा लिया। अब मैं इसकी सेल वॉल स्टडी कर रहा हूँ यहाँ पर। मैंने बताया कि भाई देखो जो उसकी सेल वॉल है ना, वो दो पार्ट से मिलके बनी हुई है। एक उसका अपर रीजन है, एक लोअर रीजन है सेल वॉल का। मैंने पूरे इंडिविजुअल की बात नहीं की है, सेल वॉल की सिर्फ मैंने बोला है कि जो अपर रीजन है उसको हम एपिथीका बोलते हैं, जो लोअर रीजन है उसको हम हाइपोथीका बोलते हैं। अब देखो ये इसी में तो लिंक करना है यहाँ पे सारा, ये मैंने इसी में तो करा रखा है। ये पूरा फ्लो चार्ट होता है। भाई मैंने बोला है फिर इसके बाद कि इसमें सिलिका भरी रहती है। अगर मैं बताने लग जाता भाई यहाँ पे एक्टिव मूवमेंट, इसके बाद बताने लग जाता तो क्या लिंक हो पाता। तो आप इसे खुद से अगर देखो, बस सबसे बड़ी बात है टाइमिंग की, टाइम बहुत कम है। अब शायद कल का लास्ट लेक्चर होगा हमारा, और कल मुझे फंजाई भी पढ़ाना था, और फंजाई यहाँ इस चैप्टर का सबसे बड़ा किंगडम है, वो सबसे बड़ा। मतलब एनिमल को छोड़ करके, उनको छोड़ करके सबसे बड़ा है जो इस चैप्टर का है। मैं तो चलो अलग 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 उसमें पढ़े जाएंगे चैप्टर उसमें, लेकिन फंजाई बहुत बड़ा है। और मैं सोच रहा था आज मैं पूरा प्रोटिस्टा खत्म करवा दूं, वायरस वगैरह खत्म करा दूं, लेकिन शायद आज भी नहीं हो पाएगा। टाइम कितना हुआ है? आज का दिन आते 10 कितने में? 10 बजे 10 बजने में 5 मिनट। और किस टाइम हुई थी? 8:30 बजे हमारी क्लास हुई थी, है ना? तो यानी कि टाइम तो हो चुका है, देख लो। तो अब तक देखो यहाँ पे हम कैसे फाइटर पे आए हैं। बताओ। एक काम करेंगे, चलो मैं आज जितना हो सकता है ना अभी बता रहा हूँ। वायरस का मैंने कि नोट्स भेज दूँ तुम्हें, वो सबसे बेहतर रहेगा। नोट्स भेज दूंगा मैं तुम्हें कल ना, जब हमारी क्लास होगी फंजाई में। समझ के आना है सबको, वो वायरस जो मैं बताऊंगा। अगर उसमें कोई चीज समझ में ना आए ना, मुझे वो सब पूछना है मुझे। तभी तो तुम कर पाओगे इसको। ठीक है, बात ये हो जाएगी, मतलब यहाँ पे मुझे समझना नहीं पड़ता है ना एक चीज, फिर टाइम ज्यादा लगता है, सबसे बड़ी बात है। कोई तो कह रहा कि अगर आप लोग ये शॉर्ट है। बना दो ना हाँ इससे जो प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट स्टेप मैं देखो ये कितने शॉर्ट नोट है। ये मैं इसलिए शॉर्ट नोट लाता हूँ बना करके, क्योंकि मुझे पता है सारी चीजें याद तो चीजें हैं, कॉन्सेप्ट याद है मेरे। लेकिन फ्लो चार्ट इसलिए लाता हूँ बना करके, ताकि तुम्हें कम से कम लिखना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें बुलेट पॉइंट लिखवाता हूँ। मैंने तुम्हें लिखवाया पूरा सेंटेंस कभी? नहीं ना, मैं बुलेट पॉइंट ही लिखवाता हूँ बस, ताकि बस तुम्हें रिवीजन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे तुम फ्लो चार्ट बना सकते हो, बस थोड़ा सा है कि हाँ मैंने बीच में इधर ये और चीजें लिखी हुई है ना, इस वजह से तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा। चलो मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ तक समझ आ गया ना? सबको समझ आ रहा है? मैंने बोला है कि जो उसकी सेल वॉल होती है ना, उनके बीच में ना सिलिका भरा रहता है। सिलिका, सिलिका को मैंने क्या बताया है? सैंड का मतलब रेत, ग्लास का मिक्सचर है वो। ठीक है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, जिस वजह से उसे डिस्ट्रक्ट कर पाना, मतलब तोड़ पाना इम्पॉसिबल सा है। ये मान के चलो इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि टूटती भी नहीं, उसके बाद भी टूटती नहीं है। उसके बाद हम मैकेनिकल तरीके से इसको तोड़ते हैं अपने यूज के लिए। तुम्हें पता है ना, मतलब इंसान मतलब ही है, वो तो कुछ भी कर लेगा, वो इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीज को करने की कोशिश करेगा अपने मतलब के लिए। बस उसे पता चलना चाहिए कि ये मेरे मतलब के काम आ सकती है। है ना? यही तो है, बस यही है। इंसान कितना खतरनाक वो है, जानवर। जानवर ही है ना वो, जंतु है ना वो एक। अच्छा, जन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
तो देखो भाई, ये सैंड का और सिलिका का मिक्सचर, इसका मिक्सचर है, ठीक है। तो मैंने बोला है इसी वजह से ना ये बहुत ज्यादा स्टिफ होती है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। ठीक है, हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। स्टिफ, स्टिफ का मतलब ये होता है कठोर, कठोर हो जाना। जिस वजह से हम बोल रहे हैं कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि इसमें कोई डैमेज नहीं किया जा सकता है। तो क्या यहाँ तक कोई समझ नहीं आई चीज? ये समझ तो ना। हाँ मतलब इसे ना अब तुम अपने हिसाब से फ्लो चार्ट में लिख लेना, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा यार, बात ये है और कुछ नहीं। मैंने कोशिश भी एक ही थी हालांकि कि मैं फ्लोस में बनाऊं। देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है कि यहाँ पे तैर रहा है ये, फर्स्ट स्टेप में तैर रहा है ये बंदा। दूसरे स्टेप में मैंने इसकी सैलूट उठाई है यहाँ से, दूसरे स्टेप में मैंने इसकी सैलूट उठाई है। तीसरे स्टेप में मैंने बताया इसका कंपोजिशन, कि भाई कितना कितना क्या कंपोजिट, मतलब किस चीज से मिलकर बना हुआ है। फिर मैंने चौथे चौथे इसमें इसको नाम दे दिया कुछ इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब नॉन डैमेज। इसको तीसरा पॉइंट मान के चल लेना तुम्हें। फिर इसके बाद मैंने बताया कि जब इसकी डेथ होती है ना यहाँ पर, यानी कि डेथ वाला जो पॉइंट है यहाँ पे फोर्थ मान के चलो, आफ्टर डेथ ये यहाँ पे जमा हो जाएगा। यानी कि जो इसका फिफ्थ पॉइंट होगा, मैं लिख सकते हैं यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट जो होगा ये डायटोमेसियस अर्थ बना लेगा। मैं लिख सकते हैं कि ये आफ्टर डेथ क्या बना लेगा, डाइटोमेसियस अर्थ, या फिर हम इसको बोल देंगे डाइटोमाइट। क्वेश्चन आता है ये कि भाई डाइटोमेसियस अर्थ, अर्थ जो है वो किससे मिल किससे बनती है, या और उसमें सेल वॉल का सेल वॉल होता है, या क्या होता है, पूरी बॉडी होती है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो तभी हो पाएंगे आपको जब आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता है। सबसे बड़ी बात, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे क्या चीज हो रही है, ठीक है ना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तभी सही होंगे। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? तो अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि इसकी जो सेल वॉल है ये, वो यहाँ पे इसकी डेथ हो गई, डायटोमेसिस अर्थ बना दी इन्होंने। फिर इस जो है ना, इस डायटोमेसिस अर्थ का इसमें लिख लो आप खुद ही, चलो मैं बता रहा हूँ, वरना और टाइम लग जाएगा यहाँ पर। साथ ही मैंने बताया कि यहाँ पे जो ये ना पैसिव मूवमेंट करता है, वो लिख लेना। ये पैसिव मूवमेंट करता है किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से, वाटर करंट की हेल्प से पैसिव मूवमेंट शो करता है ये। इसमें लिखना है कि ये तो चलो याद ही हो गया आपको कि आफ्टर डेथ ये सेल वॉल जो होगी इसकी डिपॉजिट हो जाएगी बॉटम पर। ये तो मैंने समझाई दिया अपने लैंग्वेज में, आपने लिख भी लिया होगा ये, ठीक है। याद होना चाहिए बस। इसको हम डायटोमेसिस अर्थ बोलते हैं या डायटोमाइट बोलते हैं, ठीक है। इसमें लिखना है कि जो डायटोमेसिस अर्थ है ना, यहाँ पे लिख लो। चलो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ कि जो डायटोमेसिस अर्थ है ना, ये क्या है, ग्रीटी नेचर की है। अब ये क्या होता है ग्रीटी नेचर इसका, जो ग्रीटी नेचर होता है ना, ग्रीटी मतलब होता है खुरदुरा, खुरदुरा जिसकी मतलब कोई फिक्स शेप टाइप शेप नहीं है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे हम बजरी, हमें पता है ना बजरी जिसको हम पेबल्स बोलते हैं, बजरी जब हम उसको करते हैं तो वो खुरदुरी लगती है हमें। जब हम अपने हाथ को ऐसे कर रहे हैं तो खुरदुरी लग रही है। चाकू जो होता है, चाकू होता है ना, चाकू उसका कुछ ऐसा होते हैं चाकू के, मतलब कुछ चाकू ऐसे आते हैं जिनमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, तो ये क्या ऐसी स्ट्रक्चर है, खुरदुरी। तो ऐसी ही इसकी नेचर है, मतलब जब हम इसको निकालेंगे ना, तो हमें खुरदुरी स्ट्रक्चर वो लगेगी। जब हम इससे इस एक्चुअली हम पता क्या करेंगे, इस डायटोमेसिस अर्थ को ना, जब हम वहां से निकालेंगे समुद्र से, जब इसको निकालेंगे तो इसका नाम एक व्हाइट पाउडर बना लेंगे। इसे ना हम पीस पीस करके, भाई क्योंकि यहाँ पे क्या जमा हुआ था, सही। सिलिका जमा हुआ था वो सारा प्रॉपर सिलिका, और उसका मिक्सचर था वो, है ना। यानी कि वो क्या था, एक तो इंडेस्ट्रक्टिबल था वो, फूट नहीं रहा था वो। लेकिन अब हमें जब उसको यूज करेंगे ना, तो हम पता है क्या करेंगे, उसको पीस लेंगे, उसको पीस लेंगे और उसका एक व्हाइट पाउडर बना लेंगे। व्हाइट पाउडर बना लेंगे, चलो लिख लो उसको, वैसे तो आएगा नहीं है तुम पे। इसका ना व्हाइट पाउडर बना लेंगे हम पीस के, ग्राइंड करके इसको, व्हाइट पाउडर। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बस। अब इस व्हाइट पाउडर का ना यूज हम डिफरेंट डिफरेंट, हाँ इसका व्हाइट पाउडर का यूज हम डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए करेंगे, अपने अपने कामों के लिए करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको स्टोन पॉलिशिंग में। अब ये क्या है, थोड़ा बहुत ही पता होना चाहिए इसके बारे में बस। हाँ, इसकी जो नेचर है ना, इसकी जो डायटोमेसिस होता है, इसकी नेचर जो होती है वो ग्रीटी होती है, ग्रीटी। ये लिख लिया आपने। हाँ, उससे फिर हम व्हाइट पाउडर बनाएंगे अब, ठीक है। मतलब इसे डायटोमेसिस अर्थ से, ये हम बोल, मतलब ये तो मैंने इसकी नेचर बताई है, डायटोमेसिस अर्थ की नेचर ऐसी होती है। उससे हम बनाते हैं फिर व्हाइट पाउडर। उस व्हाइट पाउडर का यूज करते हैं हम स्टोन पॉलिशिंग में, और इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और ऑयल फिल्ट्रेशन में, है ना। अब इसका क्या मतलब है, ऑयल फिल्ट्रेशन जैसे तुम्हें पता है ना कि हम, भाई हम सरसों से भी ऑयल निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम सन जो सनफ्लावर होता है ना, सूरजमुखी का फूल होता है, उससे भी हम ऑयल निकालते हैं, ऐसा ऐसा कुछ सुना है ना। तो जब हम ऑयल निकालते हैं ना, तो उसमें प्लांट का बहुत सारा पार्ट आ जाता है। तो उसी प्लांट के पार्ट को, एक्स्ट्रा पार्ट जो आता है, उसको फिल्टर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, सिंपल। क्योंकि इसकी नेचर क्या होती है, इसमें बीच बीच में थोड़े पोर होते हैं, मतलब बीच बीच में पोर बने रहेंगे ना। भैया एक पाउडर है ये, तो बीच में पोर्स होंगे, क्योंकि में हमें दिखेंगे तो है नहीं में।
लेकिन ये है कि वो जगह तो होगी उनके बीच में, गैप तो होंगे, तो उस गैप में से निकल जाएगा इसलिए इजीली अपना हमारा ऑयल जो है प्योर ऑयल निकल जाएगा। और जो भी कचरा होगा, जो भी इसमें वेस्ट होगा, एक्स्ट्रा प्लांट का पार्ट होगा, वो सब वहीं रह जाएगा। ये होगा इसका। और स्टोन पॉलिशिंग का मतलब ये है, क्योंकि इसकी नेचर जो है वो ऐसी ही है, मतलब ग्रिटी है उसके बाद भी। तो क्या होगा उस वजह से हम, जैसे कि ये मतलब ऐसे कुछ भी रैंडम शेप का कोई भी स्टोन है, स्टोन का मतलब कोई पत्थर है, तो हम क्या करेंगे अपने मतलब ऐसे सजावट के लिए यूज करते हैं ना घरों में, मतलब बढ़िया वाले एकदम मार्बल टाइप पत्थर एकदम बढ़िया, है ना, स्टोन यूज करते हैं ना हम घरों में बहुत बढ़िया बढ़िया। तो इसलिए वो कैसे करे जाएंगे, इसकी पॉलिशिंग करी जाएगी। मतलब जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है ना ऐसे, मतलब जो दिखने में बेकार लग रहा है, उसको इसकी हेल्प से पॉलिश करा जाएगा। जैसे कि रेगमार का नाम सुना है, रेगमार? रेगमार से क्या करते हैं हम, जंग साफ करते हैं ना उससे हम। हर चीज नहीं शायद साफ कर सकते हैं, जंग वगैरह साफ करते हैं उससे नॉर्मली, है ना। रेगमार से जंग जो साफ करते हैं, लोहे पे जंग लग जाता है। यह हाँ बिल्कुल। हाँ मतलब उससे हम किसी चीज को पॉलिश करने के लिए काम करते हैं ना, मतलब कोई भाई एक्स्ट्रा पार्ट ऐसा कुछ निकल जाए, ताकि हम उस पे फिर कोई चीज नहीं इसी चिपका सके आराम से, ऐसा करते हैं ना। और जैसे हम साइकिल चलाते थे, जब जब हम साइकिल का जो वो होते हैं रिम, उसको उस पे जंग लग जाता था तो उसको साफ कर देते, ऐसा करते थे ना। तो रेगमार का काम क्या है, असली असली ये है ना कि भाई हम कोई चीज साफ कर रहे हैं उससे। तो ऐसे ही इसके पाउडर को भी इसी तरीके से यूज किया जाता है। क्या हुआ, जैसे जैसे कि वो क्या होता है, कागज से फिलिप आता है ना करके, है ना। जो रेगमार में जो वो पार्ट होता है, जो मतलब खुरदरा पार्ट होता है, वो किसी एक कागज टाइप से पाता है ना, मतलब एक चमड़े टाइप होता है वो। तो ऐसे ही इस पाउडर को में से किसी चीज पे चिपका देंगे, और फिर स्टोन को पॉलिश करने में काम में लाएंगे। यानी कि उसको एक प्रॉपर शेप देने में, उसको चमकीला बनाने में, या उसको ऐसे ऑर्नामेंटल की तरह यूज करने में वो करेंगे। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है यही कि सजावटी में आने वाले जो जितनी भी चीजें होती है ना, उनको हम ऑर्नामेंटल चीजें बोलते हैं। तो उसमें काम में ला सकते हैं इसे हम। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ये सारे पॉइंट क्लियर है ना सबको, कि किसको क्या करेंगे, क्वेश्चन यहीं से आएगा बस इन पॉइंट से। ये तो एक्स्ट्रा पार्ट था बस, जो मैंने बताया ना कि कैसे सोइल पॉलिशिंग करेंगे, ये बस समझने के लिए है। हम्म। सिरप यूज। हाँ, सिरप के लिए भी यूज करते हैं, सिरप को फिल्टर करने के लिए भी यूज करते हैं। वही है मतलब कि ऑयल, जैसे ऑयल फिल्टर फिल्टर कर रहे हैं ना, ऐसे हम सिरप को भी फिल्टर कर लेते हैं। तो वही है ये। मैं इसलिए कहता हूँ, देखो एनसीईआरटी की एक दो चीजें लाइन छूट जाती है ना, तो मुझे पूछ लिया करो कि सर ये छूट गई है, बस और कुछ नहीं। हाँ देखो, ये यही होती है, देखो सबसे बड़ी बात कि पूछो कुछ भी, जो भी चीज छूट रही है ना उसे पूछो। तो देखो जो ये जो डाइटम्स है ना, जो डाइटम्स हैं ये, इनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। जब ये पूरा ग्रुप बना लेते हैं ना, ग्रुप भी बना लेना कुछ भी, तो हम इनको फाइटोप्लैंक्टन्स बोल देते हैं। यानी कि जो सी की सरफेस पर प्रेजेंट है ना, डाइटम्स और डेस्मिड्स, इनको हम क्या बोल देते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। ये ऐसे हैं, मतलब ये समुद्र में ऐसे ऐसे जीव हैं जो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। हालांकि एलगी भी है इसके बाद, एलगी उससे ज्यादा है, लेकिन जो प्राइमरी लेवल पर यहाँ पर ये मतलब बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं भाई, माइक्रोस्कोपिक है ये। हमने बात की थी ना, माइक्रोस्कोपिक है, दिख भी नहीं हमें आंखों से। तो मतलब आकार इनका भले ही छोटा हो, शेप इनकी भले ही छोटी हो, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं इनको, जो ये हमारी फिशेज वगैरह होती हैं, अब हमारे जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, सिलेंटेट हैं, इनको खाने के लिए भी यूज कर लेते हैं। सिंपल, तभी तो उसको खाना मिल पाएगा ना, जो इन्होंने बनाया है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। वो कैसे मिल पाएगा दूसरे ऑर्गेनिज्म को, जब वो उसे कंज्यूम करेंगे। जिस तरह हम प्लांट को खा रहे हैं भाई, प्लांट खाना बना रहे हैं, हम प्लांट को खा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे है डाइटम्स, इनको इनको हम बोलते हैं फाइटो, हम लिख सकते हैं कि इनको हम बोलते हैं फाइटो। स्टार्ट करूंगी। हाँ। स्टार्ट। नहीं, मुझे तो बोले नहीं, शायद वो टेस्ट उसके फॉर्म में देंगे आपको। पता नहीं, देखते हैं जो भी रहता है, पूछ लो। क्या हुआ, देखो इनको बोलते हैं फाइटो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये बताओ मुझे पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं? अब एक और बस, हमारे दो तीन रह रहे हैं, ये भी कर लो, थोड़ा थोड़ा एकदम शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत जो समझाने का काम है वो बता दूंगा, थोड़ा बहुत पॉइंट लिखवाने का है वो बता दूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, लिखन था क्या? नहीं, 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 नहीं।
चलो मैं नोट्स भेज दूँ, ये भेज दूँगा, ठीक है? उसमें से लिख लेना जो भी रहेगा। अब देखो इसके बाद है थर्ड हमारा यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अरे मतलब हमने कुछ ये दिए थे ना, 5 नाम लिखे थे ना हमने, डायनोफ्लैजेलेट ये वगैरह-वगैरह, तो उसके बाद है हमारा यूग्लिनोइड। अब यूग्लिनोइड क्या होते हैं? इसमें चलो तुम पॉइंट लिखो अपने आप जल्दी-जल्दी। ये इंक्लूड इंक्लूड क्लोरोफाइलस, ये वर्ड लिखना है, क्लोरोफाइलस, क्लोरोफाइलस एंड नॉन क्लोरोफाइलस। इंक्लूड क्लोरोफाइलस एंड नॉन क्लोरोफाइलस, यहाँ पे यू है बीच में। क्लोरोफाइलस एंड नॉन क्लोरोफाइलस। फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट, फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट, लिखो क्या? फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा है ना, हम प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं ना, तो यानी कि जो यूग्लिनोइड ग्रुप है ना, ये पूरा ग्रुप है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, पूरा एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है? यूग्लिनोइड, उसमें लिखना है आपको एक, ये इंक्लूड करते हैं क्लोरोफाइलस एंड नॉन क्लोरोफाइलस फ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट। इसका क्या मतलब है कि इसके ग्रुप में, मतलब जो यूग्लिनोइड है, इसमें ना, लिखा नहीं कब तक? तो ये तो शायद बाद में होगा ना, फिजिक्स क्लास के बाद, नहीं, पहले ये बोला है उन्होंने। तो पहले थोड़ा सा काम रह रहा है फिर, ये है ना, ये मतलब थोड़ा सा यूग्लिनोइड वगैरह इसके बारे में लिख लो थोड़ा सा, या टेस्ट देना है बस अभी? हाँ, ये यूग्लिनोइड तो करवाई दूं। यार इसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, चलो मैं ना तुम्हें नोट्स भेज दूंगा, ये है ना, देखो, क्योंकि एक ही क्लास है हमारी कल, कल एक क्लास रह सकती है हमारी, आ सकते हो ना तुम कल? जैसे कि वो कावड़ यात्रा की वजह से कुछ रास्ते बंद हो गए, आएगो ना तुम? ठीक है, कल हम फंजाई की बात करेंगे फिर, मतलब मैं तुम्हें नोट्स भेज दूंगा, ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं ये। अगर कुछ समझ में ना आए ना तो मुझे आराम से कल ना पूछना सब कुछ, जो भी है, जो मतलब पढ़ना है अपने आप खुद से, क्योंकि इसमें समझाने वाली चीजें बहुत सारी हैं, ठीक है? तो हाँ, इनको नोट डाउन करके ले आना, और फिर मुझे यहीं पे पूछ लेना, आधे घंटा में इसी चीज को कर लेंगे, ठीक है? ठीक है भाई, टेस्ट दो तुम आज। टेस्ट पे तो 27 डेट आना। कितने बंदे हो तुम? सात, आठ नहीं, सात, नहीं, 50। सात में हिंदी सिलेंडर है, क्या हुआ? सेवन डेट आनी। मैं देख रहा हूँ अगर और होगा।